हेलो टू ऑल ऑफ यू, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं मृत्युंजय बाहुबली आपका बहुत स्वागत करता हूं यूपीपीएससी के प्रीलिम्स वाले इस क्विक रिवीजन बैच में। प्यारे बच्चों, हम लोग यूपीपीएससी इस बार हर हाल में क्वालिफाई करेंगे, उसके लिए हमने ये स्पेशल बैच लगाया है जिसमें पहले आपकी क्लासेज और बाद में रिवीजन। तो आज एंशिएंट का दूसरा पार्ट और आज एंशिएंट खत्म होगा। एंशिएंट में टोटल 3 वीडियोज आपके पास होंगे। एक वीडियो में आपको कल कराया है वो आपको मिलेगा। 2 वीडियोज में एक वीडियो मतलब 2 वीडियो एंशिएंट के होंगे, एक होगा पूरा साउथ इंडिया का। तो 3 वीडियोज हैं एंशिएंट के। आइए देखा जाए। कल हम लोगों ने पढ़ा है स्टोन एज, उसके बाद आईवीसी एंड वैदिक। आज हम पढ़ने वाले हैं जैनिज्म, बुद्धिज्म, मगध एंड महाजनपद, मौर्य एंड पोस्ट मौर्य, गुप्त एंड पोस्ट गुप्ताज। ठीक है, ये हमारा बैच का प्लान है। आपको कहां से मिलेगा? तो ये बैच आपको ऐप में जाकर के एनरोल नाउ करना है। फ्री बैच है हमारा पीडब्ल्यू का, ये फ्री इनिशिएटिव जहां आपको पूरा बैच फ्री मिल रहा है। प्रीलिम्स के रिवीजन का बैच है ये, और 10 जनवरी यानी कल से शुरू हो रहा है। ठीक, चलिए हम लोग बात करेंगे जैन धर्म की। आज जैन धर्म में हम लोग क्या क्या सवाल करेंगे, आइए एक बार उन सवालों की हल्की से झलक देखते हैं। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव जी हैं। इनकी उपाधि आदिनाथ और केसरियानाथ है। इनका प्रतीक चिन्ह बैल है और ये पहले तीर्थंकर थे, यानी जैन धर्म के ये संस्थापक माने जाते हैं। तीर्थंकर का मतलब है जैन धर्म के गुरु, और जैन धर्म टोटल 24 तीर्थंकर हुए हैं। 23वें तीर्थंकर है पार्श्वनाथ जी। इनका प्रतीक सर्प है और ये काशी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी, जहां से सबसे ज्यादा सवाल आता है। ये वास्तविक संस्थापक इसके माने जाते हैं। प्रतीक इनका सिंह है। ये अंतिम और 24वें तीर्थंकर थे जिनका जन्म 599 बीसी या 540 बीसी, 2 डेट ऑफ बर्थ है। आपके ऑप्शन में क्या होगा मुझे नहीं पता, बट जो ऑप्शन में होगा उसके अकॉर्डिंग आप टिक कर लीजिएगा। जन्म स्थान इनका कुंडग्राम, वैशाली, बिहार। पिता है सिद्धार्थ, माता है त्रिशला, और ये ज्ञात्रिक कुल के क्षत्रिय हैं। पत्नी का नाम यशोदा, पुत्री का नाम प्रियदर्शना और अनुजा, और दामाद का नाम जामाली है। इनके दामाद इनके प्रथम शिष्य और प्रथम विरोधी भी थे, यानी इनके जो दामाद हैं वही इनके पहले शिष्य बने और वही इनके पहले विरोधी भी बने। इनका अन्य नाम है जिन, केवलिन, निर्ग्रंथ, अरहत, वर्धमान। जिनका मतलब होता है विजेता, केवलिन का मतलब होता है सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त करने वाला, निर्ग्रंथ का मतलब होता है जो सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त हो, अरहत का मतलब होता है पूजनीय, और वर्धमान इनके बचपन का नाम था। इन्हें भी ज्ञान मिला इन्हें ऋजुपालिका नदी के किनारे साल के वृक्ष के नीचे, और इनको जो ज्ञान मिला है वो वैशाली बिहार में मिला है। 30 वर्ष की अवस्था में इन्होंने घर छोड़ा था और 12 साल की तपस्या के बाद इनको 42 वर्ष की अवस्था में ज्ञान मिला। तो 12 साल क्या किया इन्होंने? तपस्या की है। इनकी प्रथम शिष्या चंदना है और इन्होंने पहला उपदेश विपुलांचल पहाड़ी पर प्राकृत भाषा में दिया है। और 572 या 468 बीसी में, जैसे 2 जन्म का समय था वैसे ही मृत्यु का समय भी 2 है। नई एनसीईआरटी और पुराने एनसीईआरटी वाला चक्कर है। और आयु इनकी 72 साल है। स्थान पावापुरी। ध्यान दीजिएगा, भगवान बुद्ध और महावीर स्वामी दोनों की मृत्यु ही मल्ल महाजनपद में हुई। कहां हुई? तो दोनों की मृत्यु ही मल्ल महाजनपद में हुई है।
जैन धर्म के 3 रत्न हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। और जैन धर्म में 5 महाव्रत हैं, सत्य, अहिंसा, असतेय और अपरिग्रह। सत्य का मतलब होता है पूर्णतः सच बोलना। अहिंसा में यहाँ पे पूर्ण अहिंसा की बात करते हैं। और अस्तेय का मतलब चोरी न करना, बिना उसके मालिक से पूछे किसी की वस्तु को न छूना। अपरिग्रह, ज्ञान के अलावा अपरिग्रह मना है, यानी कोई भी वस्तु जो ज्ञान नहीं है उसका संग्रह नहीं करना है। और महावीर स्वामी ने 5वां जोड़ दिया था, ब्रह्मचर्य। पहले केवल 4 थे, महावीर स्वामी ने क्या किया, 5वां जोड़ दिया। जैन संगीति 2 हुई है और दूसरी जैन संगीति में जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर में बट गया। श्वेतांबर हुए हैं जो श्वेत वस्त्र धारण करते हैं और दिगंबर हुए हैं जो बिना वस्त्र के ही घूमते रहते हैं। ठीक है, एक चीज और आपकी उसमें छूटी थी वैदिक काल में, आश्रम। 4 प्रकार के आश्रम हैं। आश्रमों का पहला उल्लेख जवालोपनिषद में मिलता है। ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम। 25 साल तक ब्रह्मचर्य, 26 से 50 गृहस्थ, 51 से 75 वानप्रस्थ और 76 से 100 तक संन्यास आश्रम माना जाता है। सबसे बेहतर, सबसे शानदार आश्रम गृहस्थ आश्रम है और गृह त्याग और मोक्ष प्राप्ति के लिए संन्यास आवश्यक है। 4 प्रकार के पुरुषार्थ बताए गए हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म, अर्थ और काम 3 गृहस्थ आश्रम में फुलफिल होगा, इसीलिए गृहस्थ आश्रम सबसे अच्छा आश्रम है। धर्म का मतलब होता है आपको धार्मिक कृत्य करना है, अर्थ का मतलब पैसा कमाना है, और वानप्रस्थ का मतलब है कि काम का मतलब है यहां पे कि आपको, हाँ, काम का मतलब आपको संतान उत्पत्ति करनी है, और मोक्ष का मतलब है आपको जीवन और मृत्यु के चरण से मुक्ति प्राप्त करना है। तो 4 आश्रम, 4 पुरुषार्थ, 3 पुरुषार्थ एक ही आश्रम में संपन्न होंगे, वो गृहस्थ आश्रम है। इसीलिए गृहस्थ आश्रम को सबसे अच्छा माना जाता है। 16 प्रकार के संस्कार भी आपको मैं पढ़ा देता हूं। ये भी कल नहीं हो पाया था, तो मैं इसको आज वाले स्लाइड में कवर कर रहा हूं। देखो, 16 प्रकार के संस्कार में एक है गर्भाधान, यानी गर्भ का मां के, जीव का मां के गर्भ में प्रवेश करना, इस कंसेप्शन, गर्भाधान। पुंसवन, देखो उस जमाने में गर्भ के 4थे महीने में पुत्र प्राप्ति के लिए पूजा की जाती थी, वो था पुंसवन। और उसके बाद है सीमांतोनयन। 7वें महीने में गर्भकाल के एक पूजा की जाएगी ताकि मां और बच्चा दोनों सुरक्षित रहे, उसे सीमांतोनयन कहा जाता है। और बच्चे के जन्म को जातकर्म कहा जाता है, यानी बच्चा पैदा हो चुका है। अगला है नामकरण, यानी बच्चे का नाम रखा जाएगा। निष्क्रमण, जब बच्चा पहली बार घर से बाहर जाएगा, यानी अगर ननिहाल में हुआ है तो अपने घर आएगा और अपने घर हुआ है तो ननिहाल जाएगा, ऐसा कुछ। अन्नप्राशन, 6ठे महीने में बच्चे का अन्नप्राशन होता है, जब पहली बार बच्चे को कोई ठोस भोजन या अनाज खिलाते हैं। चूड़ा कर्म, पहली बार मुंडन होगा बच्चे का। कर्ण भेदन, कान छिदवाया जाएगा। विद्यारंभ, जब बच्चे का अक्षर ज्ञान शुरू होगा। और उसके बाद उपनयन संस्कार होगा, यानी बच्चे का जनेऊ होगा, यज्ञोपवीत उसे पहनाया जाएगा। और उसके बाद बच्चा वेद पढ़ने का अधिकारी होगा तो वेदारंभ किया जाएगा। उसके बाद केशांत, यानी पहली बार जब बच्चा सेविंग करेगा। और उसके बाद समापवर्तन, यानी जब उसकी शिक्षा पूरी होगी तो गुरुजी उसे स्नान कराएंगे, और जो बच्चा स्नान तक रुकेगा उसे स्नातक की उपाधि देकर के समापवर्तन को पूरा किया जाएगा। अब बच्चे का विवाह होगा, और विवाह के बाद उसकी जब भी मृत्यु होगी तो उसका अंतिम संस्कार होगा। विवाह के 8 प्रकार हैं, और इन 8 प्रकारों में पहला विवाह ब्रह्म विवाह है, जो सबसे उत्तम प्रकार का विवाह है, अरेंज मैरिज। दूसरा विवाह है दैव विवाह, जिसमें कन्या का पिता यज्ञ का आयोजन करेगा और यज्ञ करवाने वाले ब्राह्मण को कन्या दे देगा। तीसरा विवाह आर्ष विवाह है, जिसमें कन्या का पिता वर पक्ष से धार्मिक कार्य के लिए एक जोड़ी गाय या बैल लेकर के अपनी कन्या का विवाह कर देगा। अगला है प्रजापत्य विवाह। इसमें कन्या का पिता वर से वचन लेकर के दोनों को एक साथ जीवन गुजारने का आदेश देता है। उसके बाद है गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह जो है प्रेम विवाह माना जाता है, और
उसके बाद है असुर विवाह। असुर विवाह में जो है वो सेल एंड परचेज होता है। कन्या का पिता कन्या का मूल्य लेकर अपनी बेटी को, अपनी कन्या को क्या करता है, बेच देता है। अगला है राक्षस विवाह। इसमें अपहरण करके विवाह किया जाता है और इस विवाह को क्षत्रियों में मान्यता दी जाती है। और अगला विवाह है पैशाच विवाह। इसमें बलपूर्वक शारीरिक संबंध बना करके विवाह किया जाता है। तो इसकी मान्यता किसमें है, तो इसकी मान्यता क्षत्रियों में है। ठीक है, यहां तक क्लियर है? ये सारे विवाह क्लियर हैं आपके? आइए अब हम बात करेंगे बौद्ध धर्म की। ठीक है, तो बौद्ध धर्म में संस्थापक गौतम बुद्ध, जिनका जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ। जन्म स्थान लुम्बिनी कपिलवस्तु नेपाल है। पिता का नाम शुद्धोधन, मां का नाम महामाया, गोत्र इनका क्षत्रिय है, शाक्य क्षत्रिय। पत्नी का नाम यशोधरा और पुत्र का नाम राहुल। मां इनकी कोलीय गणराज्य की कन्या है। यह सवाल भी कई बार पूछा गया है कि इनकी मां किस गणराज्य की कन्या है, तो बता देना कि इनकी मां जो है वो कोलीय गणराज्य की कन्या है। ठीक है, अगला है निकनेम। निकनेम इनका सिद्धार्थ है। इनका अन्य नाम तथागत, शाक्य मुनि और लाइट ऑफ एशिया यानी एशिया का प्रकाश पुंज या महावैद्य सर्वार्थ सिद्ध भी रखा गया है। इनका पालन पोषण इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया है, इसीलिए इनका नाम गौतम भी पड़ा है। बाद में जब इन्हें ज्ञान मिला तो इन्हें बुद्ध भी कहा गया। ठीक है, इन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग दिया और गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। महाभिनिष्क्रमण का जो संकेत है वो घोड़ा है। जब घर से आगे बढ़े तो इनका मुलाकात दर्शन एक सांख्य दर्शन के एक आचार्य अलार कलाम से हुआ, लेकिन अलार कलाम के घोर योग की पद्धति से बुद्ध संतुष्ट नहीं हुए और इन्होंने अलार कलाम से आज्ञा लेकर के आगे बढ़े और उरुवेला के जंगलों में तपस्या प्रारंभ की। उरुवेला बोधगया बिहार में है। वहां निरंजना के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ करके 6 साल तपस्या की और 6 साल की तपस्या के बाद बैसाख पूर्णिमा के दिन इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान मिला बैसाख पूर्णिमा को, और बैसाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा भी कहा जाता है क्योंकि इनका जन्म, इनकी ज्ञान प्राप्ति और इनकी मृत्यु तीनों इसी दिन हुआ था। तो क्या कहा गया इसे? इसे कहा गया बुद्ध पूर्णिमा। क्या कहा गया इसे? इसे बुद्ध पूर्णिमा या बैसाख पूर्णिमा भी कहा जाता है। अलग अलग साल में तीनों एक ही दिन हुआ। गृह त्याग के बाद ज्ञान मिला और ज्ञान मिलते ही ये पहुंचे सारनाथ। सारनाथ को ऋषि पत्तन और मृगदाव दोनों कहते हैं। वाराणसी में है और वाराणसी में इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया है जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। उपदेश की भाषा पाली थी और सिंबल था व्हील, पहिया, यानी धर्म का चक्र यूं ही चलता रहेगा। क्या रहेगा? धर्म का चक्र यूं ही चलता रहेगा। तो सारनाथ वाराणसी में इन्होंने क्या किया? धर्म का चक्र चलाया और इसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। इन्होंने उन्हीं 5 ब्राह्मणों को जो इनके साथ बैठ करके तपस्या कर रहे थे, जो सुजाता द्वारा दी गई खीर को खाने के बाद वहां से उठ करके चले गए थे, भड़क गए थे, क्रोधित हो गए थे, उन्हीं 5 ब्राह्मणों को इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया। रास्ते में इनको 2 बंजारे मिले, तपस्सु और भल्लिक, और इस 2 बंजारों को, तपस्सु और भल्लिक को इन्होंने अपना पहला शिष्य बनाया था। ठीक है, ज्ञान क्या था? तृष्णा रूपी अग्नि का सवन, डिस्ट्रॉय योर अनलॉफुल अनइथिकल डिजायर। अपनी अनैतिक इच्छाओं का दमन करना ही क्या है? सुख की प्राप्ति है, और यही भगवान बुद्ध द्वारा प्राप्त किया गया ज्ञान था। फिर सवाल आता है भगवान बुद्ध से कि पहला रेनी सीजन, प्रथम वर्षावास भगवान बुद्ध का सारनाथ, अंतिम वर्षावास वैशाली, और सबसे ज्यादा बरसात के मौसम में भगवान बुद्ध राजगृह में रुके हैं। तो यह भी पूछा गया है। भगवान बुद्ध की भाषा पाली है, बौद्ध साहित्य की भाषा पाली है, और बौद्ध साहित्य में 2 तरह का साहित्य आपको पढ़ना है। एक है जातक और दूसरा है त्रिपिटक। जातक
का मतलब भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियां इसमें लिखी हुई हैं, जो अमूमन कहानियों के फॉर्मेट में है और सिंहली भाषा में लिखा गया है। त्रिपिटक देखिएगा बोर्ड पे, आपको बोर्ड क्लियर दिखे इसलिए मैं थोड़ा साइड होकर के आपसे बात कर रहा हूं। त्रिपिटक यानी 3 पिटक की बात करता है, ठीक है। पिटक का मतलब टोकरी होता है और इस टोकरी में 3 बातें हैं, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। सुत्त पिटक को बौद्ध धर्म का ज्ञान कोश, इंसाइक्लोपीडिया कहते हैं। विनय पिटक में बौद्ध भिक्षुओं के लिए नियम और कानून दिए गए हैं और अभिधम पिटक में बौद्ध धर्म के दर्शन की चर्चा की गई है। क्लियर है। भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़े हुए कुछ चिन्ह हैं, जैसे गर्भाधान। जब भगवान बुद्ध पैदा होंगे तो जो सिंबल होगा वो हाथी है। इनके गर्भाधान का सिंबल, मां के गर्भ में प्रवेश करने का सिंबल हाथी है। जब इनका जन्म होगा तो उसका सिंबल कमल का फूल है। भगवान बुद्ध युवा अवस्था को प्राप्त करेंगे, सिंबल उसका बुल या सांड है। भगवान बुद्ध ने घर छोड़ा है, इसका सिंबल हॉर्स या घोड़ा है। भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति की है, इसका सिंबल पीपल का वृक्ष है। भगवान बुद्ध ने पहला उपदेश दिया, इसका सिंबल चक्र या व्हील है। भगवान बुद्ध की मृत्यु का सिंबल स्तूप है और भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण का सिंबल पद चिन्ह है। यानी अब भगवान बुद्ध लौट के नहीं आने वाले हैं, इसलिए भगवान बुद्ध के बताए गए मार्गों का अनुसरण कीजिए। 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में कुशीनगर मल्ल महाजनपद में भगवान बुद्ध की मृत्यु हो गई। आपको मैंने पहले भी कहा था कि महावीर स्वामी और भगवान बुद्ध दोनों की मृत्यु मल्ल महाजनपद में हुई है। कहां हुई है? तो दोनों की मृत्यु मल्ल महाजनपद में ही हुई है। बुद्ध संघ, बौद्ध संघ फाउंडेशन सारनाथ में किया गया। कौन कौन से लोग हैं जिनको बौद्ध संघ में प्रवेश नहीं मिलेगा? तो कर्जदार को, डाकू को, मातृपितृहंता को, सैनिक को, दिव्यांग को, संक्रमित बीमारी से ग्रसित व्यक्तियों को नहीं मिलेगा। महिलाओं और शूद्रों को बौद्ध संघ में प्रवेश दिया गया। पहली महिला जिसे बौद्ध संघ में प्रवेश मिला है वो प्रजापति गौतमी है और दूसरी महिला आम्रपाली और यशोधरा हैं। आम्रपाली वैशाली की नगर वधू थी, वो वैशाली की वेश्या है जिसने भगवान बुद्ध को चैलेंज दिया था और वो पराजित होने के बाद बौद्ध संघ में उसने भगवान बुद्ध से रिक्वेस्ट किया कि हुजूर हमें बौद्ध संघ में ले लीजिए, और बौद्ध संघ में भगवान बुद्ध ने उसे शामिल कर लिया। एक कॉन्सेप्ट आता है प्रवज्या, कि प्रवज्या क्या है? बौद्ध संघ में प्रवेश पाने के लिए आवश्यक शर्त है प्रवज्या, और गृहस्थ जीवन का त्याग करना प्रवज्या है। यानी बिना प्रवज्या के आपको बौद्ध संघ में प्रवेश नहीं मिलेगा और गृहस्थ जीवन का त्याग ही क्या है? प्रवज्या है। उपसंपदा क्या है? तो पूछा हुआ सवाल है उपसंपदा क्या है? तो बौद्ध संघ में प्रवेश करने को उपसंपदा कहा जाता है। ठीक। टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड बुद्धा, भगवान बुद्ध के 3 रत्न हैं, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। यानी भगवान बुद्ध की शरण में जाओ, धम्म की शरण में जाओ, संघ की शरण में जाओ। भगवान बुद्ध के 4 आर्य सत्य हैं, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह। यानी सच बोलो, जीवों पर दया करो, चोरी मत करो और आवश्यकता से संग्रह मत करो। भगवान बुद्ध की शिक्षाओं में भगवान बुद्ध कहते हैं सबम दुखम दुखम, कहा कि सब जगह दुख ही दुख है। तो बताएंगे कि देखो दुख क्या होता है, फिर बताएंगे कि दुख का समुदाय, दुख का कारण क्या है, फिर बताएंगे कि दुख जाएगा कैसे, और फिर बताएंगे कि दुख जब चला जाएगा तो जीवन कैसा हो जाएगा। तो दुख दुख समुदाय, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। ठीक है। भगवान बुद्ध ने अष्टांगिक मार्गों की बात की है, 8 फोल्डेड पाथ ऑफ लॉर्ड बुद्धा। कहा सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक समाधि, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक कर्मांत और सम्यक स्मृति। यानी आपका नजरिया अच्छा हो, आपका डिटर्मिनेशन कि हमें पीसीएस बनना है यह अच्छा हो, आपकी भाषा अच्छी हो, आपका थॉट प्रोसेस, थिंकिंग अच्छी हो, आप का प्रोफेशन अच्छा हो, आप डेली योग करते हो और अच्छे से करते हो, आपका वर्क कल्चर अच्छा हो और आपकी मेमोरी अच्छी हो। यह अष्टांगिक मार्ग है जिसे बौद्ध भिक्षुओं का कल्याण मित्र कहा जाता है। बौद्ध संगीतियां हैं, 4 बौद्ध संगीतियां हुई।
पहली वाली भगवान बुद्ध के मृत्यु के साल ही हुई 483 में, दूसरी वाली 100 साल बाद हुई, तीसरी वाली लगभग 250 ईसा पूर्व या 247 ईसा पूर्व में हुई, और चौथी वाली 100 ईसा पूर्व में हुई। अब इसको याद करने का बड़ा आसान तरीका है RVPK AK और MSMV। RVPK AK MSMV। R फॉर राजगीर, V फॉर वैशाली, P फॉर पाटलिपुत्र, K फॉर कुंडलवन। AK में A फॉर अजातशत्रु, K फॉर कालाशोक, A फॉर अशोक और K फॉर कनिष्क। MSMV में M फॉर महाकश्यप, S फॉर सब्बकामी, दूसरे M फॉर मोगलीपुत्र और V का मतलब वसुमित्र। यानी 483 ईस्वी में राजगीर में अजातशत्रु राजा था, उसके शासनकाल में महाकश्यप की अध्यक्षता में पहला बौद्ध संगीति हुआ, जिसमें सुत्त पिटक और विनय पिटक की रचना की गई। 383 ईसा पूर्व में वैशाली में 383 ईसा पूर्व में वैशाली में काला अशोक के शासनकाल में सब्बकामी की अध्यक्षता में दूसरी बौद्ध संगीति हुई, और 247 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में अशोक के शासनकाल में मोगलीपुत्र तिस्स की अध्यक्षता में अभिधम्म पिटक लिखा गया, तीसरी बौद्ध संगीति हुई, और 100 ईसा पूर्व में यानी प्रथम शताब्दी ईस्वी में कुंडलवन कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में वसुमित्र और अश्वघोष की अध्यक्षता में चौथी बौद्ध संगीति हुई, जिसमें बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में विभाजित हो गया। कुछ और चीजें जहां से सीधा सवाल आता है। एक सवाल पूछा है कि भारत का आइंस्टाइन किसे कहा जाता है, तो बौद्ध भिक्षु नागार्जुन को भारत का आइंस्टाइन कहा जाता है। इन्होंने दो थ्योरी दी है। इन्होंने थ्योरी दी है सापेक्षवाद और शून्यवाद, थियोरी ऑफ जीरोइज्म। कहा शून्य ही शाश्वत है, कहा जो शून्य है वही अल्टीमेट है, वही फाइनल है, वही सत्य है, वही शाश्वत है। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, कहा संसार में कोई भी घटना अकारण नहीं होती। यहां आपके बैठ करके इस लेक्चर को सुनने का और मेरा इस लेक्चर को सुनाने का एक कारण है, आपको पैसा कमाना है और मैं पैसा कमा रहा हूं। ठीक, तो घटना में, संसार में कोई भी घटना होगी बिना कारण के नहीं होगी। किताब है माध्यम कारिका और दूसरा है प्रज्ञा पारमिता शास्त्र। पहला क्या है? माध्यम कारिका, दूसरा क्या है? प्रज्ञा पारमिता शास्त्र। शंकराचार्य को प्रच्छन्न बौद्ध कहा गया क्योंकि जो कुछ शंकराचार्य जी ने बताया वो पहले से बौद्ध धर्म में बताया जा चुका था, इसलिए इनको छिपा हुआ, शंकराचार्य को छिपा हुआ बुद्ध कहा गया। वज्रयान संप्रदाय को बौद्ध धर्म के पतन के लिए जिम्मेदार माना गया क्योंकि उसमें योग और ध्यान की बजाय मांस, मदिरा और मैथुन पर बल दिया गया। ठीक है, मांस, मदिरा और मैथुन पर बल दिया गया इसमें, इसलिए इसे माना गया है। इसमें तंत्र मंत्र, जादू टोना, भूत प्रेत पर बल दिया गया, इसलिए माना गया है कि यह बौद्ध धर्म के पतन का कारण है। अश्वघोष ने बुद्ध चरित्र की रचना की है। भगवान बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य आनंद और उपाली थे और देवदत्त ऐसा व्यक्ति था जो भगवान बुद्ध के जीवन काल में ही बौद्ध संघ का अध्यक्ष बनना चाहता था। यहां पे आपका बुद्धिज्म समाप्त हुआ। बौद्ध धर्म और जैन धर्म का तुलनात्मक अध्ययन। देखो, दोनों ही धर्म में क्षत्रिय राजकुमार, समानता है। पहले दोनों ही धर्मों का राजकुमार कौन? क्षत्रिय, सबसे इंपॉर्टेंट है। यहां से बहुत सारा सवाल आता है, तो दोनों ही धर्मों के प्रवर्तक कौन? क्षत्रिय। बोलो, क्लियर है बात? अच्छा, दूसरा, दोनों ही धर्म कर्म को मानते हैं, दोनों ही धर्म पुनर्जन्म को मानते हैं और दोनों ही धर्म सत्य, अहिंसा, असत्य और अपरिग्रह को मानते हैं और दोनों ही धर्म ईश्वर को नहीं मानते। ये 5 समानताएं हैं, ये 5 समानताएं हैं। आइए हम बात करते हैं इसके बाद असमानताओं की। तो पहली असमानता है इसमें कि भगवान बुद्ध आत्मा को नहीं मानते, दे डोंट बिलीव इन सोल, अनात्मवादी। जैन धर्म आत्मा को मानता है। बौद्ध धर्म अहिंसा की बात करता है जबकि जैन धर्म पूर्ण अहिंसा, कंप्लीट नॉन वायलेंस की बात करता है। बौद्ध धर्म मध्यम मार्ग में विश्वास करता है, जियो और जीनो दो में विश्वास करता है और जैन धर्म काया क्लेश में विश्वास करता है। यहां जीना तो मुश्किल था ही, मरना और मुश्किल था। संलेखना करना पड़ेगा मरने के लिए।
तो ये काया क्लेश में विश्वास करते हैं। इधर एग्रीकल्चर अलाउड है, युद्ध और कृषि दोनों अलाउड है, इधर युद्ध और कृषि अलाउड नहीं है। युद्ध को आखिरी ऑप्शन यहां पे बुद्धिज्म में माना गया है, यहां युद्ध पूर्णतः वर्जित है। बौद्ध धर्म का विभाजन हुआ हीनयान और महायान में, और जैन धर्म का विभाजन हुआ श्वेतांबरा और दिगंबरा में। श्वेतांबर वे लोग हैं जो सफेद वस्त्र पहनते हैं, और दिगंबर वे हैं जो बिना वस्त्र के रहते हैं। ठीक, बुद्धिज्म ने वर्ण व्यवस्था का घोर विरोध किया, जबकि जैन धर्म ने विरोध करने की बजाय मौन समर्थन दिया, उस पर चुप था। बुद्धिज्म में विवाह करना वर्जित नहीं था, जैन धर्म ने विवाह करना, ब्रह्मचर्य है ना, तो विवाह नहीं करना होगा। बुद्धिज्म की भाषा पाली थी और जैन धर्म की भाषा प्राकृत थी। ठीक है, बौद्ध धर्म की भाषा पाली है और जैन धर्म की भाषा क्या है, प्राकृत है। तो अब हम जो बात करेंगे वो हम बात करने वाले हैं, चलिए अब हम लोग बात करेंगे महाजनपद का। तो महाजनपदों की चर्चा करेंगे हम लोग। देखिए, महाजनपदों की कुल संख्या 16 है। इसके जानने का 2 स्रोत है हमारे पास, अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र। अंगुत्तर निकाय बौद्ध ग्रंथ है और भगवती सूत्र जो है वो जैन ग्रंथ है। ठीक है, एक बात और ध्यान दीजिएगा, जिस भी पुस्तक में निकाय लगा हो तो याद रखना कि वो बुद्धिज्म का ग्रंथ है, जिस भी ग्रंथ में सूत्र लगा हो याद रखना वो जैन ग्रंथ का है। लगभग 10 महाजनपद जो गंगा घाटी में हैं, और 6 महाजनपद ऐसे हैं जो गंगा घाटी से क्या हैं, बाहर हैं। 14 महाजनपद जहां पे राजतंत्र है, और 2 महाजनपद मल्ल और वज्जी में रिपब्लिक है, गणतंत्र है। दुनिया का सबसे पुराना गणतंत्र वैशाली है। ठीक है, कहां है, वैशाली, वज्जी गणराज्य वज्जी में है। आइए 16 महाजनपदों में शुरुआत करते हैं घर से। मैं बनारस से हूं, इसलिए पहला महाजनपद हम पढ़ेंगे काशी। पहला महाजनपद काशी, राजधानी इसकी वाराणसी है, और ये वरुणा और अस्सी के बीच का क्षेत्र है। लोकेशन वाराणसी जिला, उत्तर प्रदेश। सबसे पहले इसका उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। सबसे ताकतवर राजा यहाँ का ब्रह्मदत्त था, और प्रारंभ में सबसे पावरफुल महाजनपद था। इस महाजनपद ने कौशल यानी अवध, अयोध्या वाला हिस्सा, और अंग यानी बिहार का मुंगेर और भागलपुर वाले हिस्से पर क्या कर लिया था, कब्जा या अधिकार कर लिया था। यह शिक्षा, संगीत, सूती वस्त्र और रेशमी वस्त्रों का प्रसिद्ध केंद्र भी था। दूसरा है कौशल। कौशल की राजधानी 2 है, एक है उत्तरी कौशल की श्रावस्ती और दक्षिणी कौशल की है कुशावती। लोकेशन है कुशावती, साकेत, अयोध्या, उत्तर प्रदेश, और इसमें मगध और कौशल के बीच संघर्ष हुआ था, और यह भगवान बुद्ध के काल की सबसे बड़ी घटना है, मगध और कौशल के बीच का संघर्ष। तीसरा महाजनपद है अंग महाजनपद। राजधानी चंपा है, वास्तुकार महागोविंद था, और लोकेशन है महाभारत काल में यहाँ का राजा कर्ण था। लोकेशन है मुंगेर और भागलपुर जिला, बिहार में। अगला चौथा है चेदी, जिसकी राजधानी सुक्तिमती या सोथीवती है। रीजन है बुंदेलखंड, और महाभारत काल में शिशुपाल यहाँ का राजा था। अगला है वत्स महाजनपद, जिसकी राजधानी कौशांबी, उत्तर प्रदेश है। लोकेशन है प्रयागराज। राजा यहाँ का उदयन था, जो मगध और उज्जैन के बीच इसने दोस्ती करवाई है। और नोट में लिख लीजिएगा, स्वप्न वाशव दत्ता, जिसके बारे में महाकवि भास ने लिखा है किताब स्वप्न वाशव दत्ता। ये वाशव दत्ता और चंड प्रद्योत अवंती के राजा का लव स्टोरी है, प्रेम कथा है। छठा महाजनपद कुरु महाजनपद इंद्रप्रस्थ में है, और लोकेशन है दिल्ली, मेरठ और थानेश्वर, ये हस्तिनापुर में पड़ता है। और पंचाल महाजनपद अगला है पांचाल महाजनपद। राजधानी उत्तरी राजधानी अहिछत्र, और दक्षिणी पांचाल की राजधानी कांपिल्य। क्षेत्र है रुहेलखंड। क्षेत्र क्या है, रुहेलखंड, बदायूं, बरेली और फर्रुखाबाद वाला क्षेत्र है। और अगला है मत्स्य महाजनपद। राजधानी है विराटनगर। क्षेत्र है भरतपुर, अलवर, जयपुर और सूरसेन, मथुरा। नौवां है सूरसेन।
राजधानी मथुरा, क्षेत्र है मथुरा और ब्रजमंडल, और मूर्ति कला का ये क्या था, प्रसिद्ध केंद्र था। अगला महाजनपद अशमक है, राजधानी पोटन या पोटली है, ये एकमात्र महाजनपद जो दक्षिण भारत में था, और कहां पे था, गोदावरी के किनारे आंध्र प्रदेश में। अगला महाजनपद अवंती है, अवंती की दो राजधानियां थी, उत्तरी अवंती की उज्जैन और दक्षिणी अवंती की माहिष्मति, और सबसे बड़ा राजा, सबसे शानदार राजा चंडप्रद्योत। प्यारे बच्चों, मैं ये मानता हूं कि मैं थोड़ा सा तेज चल रहा हूं, क्योंकि इस बैच का नाम ही है क्विक रिवीजन बैच। फटाफट रिवाइज कर लेना है उनके लिए जो पढ़ चुके हैं एक बार, ठीक। 12वां है गांधार, राजधानी तक्षशिला है, रावलपिंडी पेशावर, केवल एकमात्र महाजनपद जो कहां है, प्रेजेंट में भारत से बाहर है, यह शिक्षा का बड़ा केंद्र था और अभी भारत से बाहर है। 13वां है कंबोज, 13वां है कंबोज। कंबोज की राजधानी राजपुर हाटक है, हजीरा पाकिस्तान, राजौरी और पुंछ जिला कश्मीर का है। 14वां महाजनपद वज्जी है, वज्जी वैशाली बिहार, और वैशाली विश्व का प्राचीनतम गणराज्य, लिच्छवी राजवंश की राजधानी वैशाली, और लोकेशन है वैशाली और मुजफ्फरपुर जिला बिहार। 15वां महाजनपद मल्ल है, उत्तरी मल्ल की राजधानी कुशीनगर और दक्षिणी की पावा। महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी दोनों को महापरिनिर्वाण ही प्राप्त हुआ था। और 16वां महाजनपद है मगध, राजधानी है गिरिब्रज, राजगृह, क्षेत्र है गया, पटना, शाहाबाद और बिहार, और ये सबसे शक्तिशाली महाजनपद है। तो आपके 16 महाजनपद यहां पर समाप्त हुए, और अब हम चर्चा करने वाले हैं इन महाजनपदों की समाप्ति के बाद मगध राज्य के उत्कर्ष की। अब हम बात करेंगे मगध के उत्कर्ष की, कि मगध राज्य का उत्कर्ष कैसे हुआ, मगध कैसे फला फूला। तो आइए बात करते हैं आज मगध की। देखिए, मगध के विस्तार का, मगध के उत्कर्ष का पहला कारण है भौगोलिक कारण। क्या है भौगोलिक कारण? देखो, मगध में यार मैक्सिमम दोआब है गंगा और सोन नदियों का, दो नदियों के बीच की भूमि है, इसलिए प्लेन फर्टाइल है, उपजाऊ भूमि है। तो जब भूमि उपजाऊ होगी तो कृषि अच्छा होगा। दूसरा, लोहे की खोज होने से लोहा और पानी मिल गया तो प्रोडक्शन बढ़ा दिया, और जब प्रोडक्शन बढ़ा तो व्यापार बढ़ा, व्यापार बढ़ा तो वाणिज्य बढ़ा, वाणिज्य बढ़ने के साथ साथ खनिज संसाधन भी यहां खूब मिले। बिहार और झारखंड के रीजन में बड़े पैमाने पर खनिज मिलता है, और जिसकी वजह से यहां पे समृद्धि आई और नगरीकरण आया। मगध साम्राज्य में आपको 3 राजवंश पढ़ना है, हर्यक राजवंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश। हर्यक वंश जिसे पितृहंता वंश कहते, क्योंकि इस वंश के राजाओं ने अपने बाप को मार करके, अपने पिता की हत्या करके राज्य को प्राप्त किया, जिसमें बिंबिसार, अजातशत्रु और उदयन है। शिशुनाग वंश में शिशुनाग और कालाशोक है, और नंद वंश में महापद्मनंद और धनानंद है। हर्यक वंश संस्थापक कौन? संस्थापक है हर्यक वंश का बिंबिसार। मत्स्य पुराण में इसे क्षत्रोजस कहा गया है। मगध की साम्राज्यवादी नीति का इसने सूत्रपात किया, और बौद्ध और जैन दोनों धर्मों का क्या था, ये अनुयायी था। जैन साहित्य में इसे श्रोणिक कहा गया। क्या कहा गया इसे? तो जैन साहित्य में इसे श्रोणिक कहा गया है, और ये फॉलोवर है किसका? बौद्ध और जैन दोनों धर्मों का। इसने वैवाहिक संबंधों के द्वारा अपने राज्य का विस्तार किया है। आइए देखा जाए किसने किससे किससे ब्याह किया। तो इसने 3 ब्याह किया है। पहला विवाह कौशल के राजा प्रसेनजीत की बहन महाकौशला के साथ, जिससे इसको दहेज में काशी मिल गया। दूसरा विवाह लिच्छवी के राजा चेटक की पुत्री चेलना के साथ, इससे इसको लिच्छवी गणराज्य पर इसका होल्ड मजबूत हो गया। और तीसरा विवाह इसने मध्य देश यानी पंजाब की राजकुमारी क्षेमा या खेमा के साथ किया है। ठीक है। इसने अपने राज्यवैद्य जीवक को अवंती के राजा चंडप्रद्योत की चिकित्सा के लिए भेजा था। चंडप्रद्योत को पीलिया पांडु रोग हो गया था, और बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी। ठीक है। जीवक इसका राज्यवैद्य है। इसकी मां का नाम सालवती है, जो एक वेश्या थी, गणिका थी। ठीक है।
अगला राजा अजातशत्रु, इसका नाम कुणिक या पितृहंता इसे कहा जाता है। इसका कौशल के राजा प्रसेनजीत से लड़ाई हुआ, क्योंकि भाई आपने इसकी बहनोई को मार दिया तो लड़ाई तो होगा। लेकिन उस लड़ाई में प्रसेनजीत जब हार गया तो प्रसेनजीत ने कहा मौका अच्छा है, प्रसेनजीत अपनी बेटी का ब्याह कर दिया और उसी दहेज पर इसने बहन और बेटी दोनों निपटा दी। फिर से वही काशी प्रांत दहेज में दे दिया, एक दहेज पर इसने बहन और बेटी दोनों का ब्याह कर दिया। इसका युद्ध भी लक्ष्मियों से हुआ है और लक्ष्मियों से युद्ध में इसने महाशिलाकंटक, बड़े बड़े पत्थर फेंकने वाली मशीन का प्रयोग किया है और रथ मुसल, रथ के पीछे बड़े बड़े लकड़ी के लट्ठे को, लकड़ी के टुकड़े को लेकर के दुश्मन सेना को इसने रौंदने का काम किया है। इसके राज्याभिषेक के 8वें साल भगवान बुद्ध की मृत्यु हो गई और इसकी भी हत्या इसके बेटे उदयन ने कर दी। उदयन का एक नाम मिलता है उदयभद्र। गंगा और सोन के संगम पर इसने कुसुमपुर नामक शहर बसाया। यही शहर आगे चलकर के पाटलिपुत्र कहा गया और शेर शाह सूरी ने इसी पाटलिपुत्र को क्या कहा? पटना कहा। यह जैन धर्म का अनुयायी था और इस वंश का अंतिम शासक नागदशक था। कौन था? नागदशक। और उसको मार करके अब अगला वंश स्थापित किया जाएगा, शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश में फाउंडर शिशुनाग है और ये राजा बनने से पहले बनारस का गवर्नर था। इसने हर एक वंश के अंतिम राजा नागदशक की हत्या कर दी और इसके पास कोई काम धाम तो था नहीं, तो उसने अपनी राजधानी को पाटलिपुत्र से वैशाली कर दिया। अच्छा, ये पाटलिपुत्र से वैशाली करेगा, इसका बेटा आएगा इसके बाद कालाशोक, वो वैशाली से पाटलिपुत्र कर देगा। दोनों बाप बेटे ने 2 लाइन बढ़वा दी। बताओ, ऐसा कोई करता है? इसने अवंती को जीतकर मगध में मिला लिया और अब इसका बेटा आएगा कालाशोक। वो शकल से बहुत कुरूप था, काला था, इसका नाम काकवर्ण भी रखा, इसलिए इसका नाम कालाशोक रखा। इसने क्या किया? पिता ने वैशाली, पाटलिपुत्र से वैशाली किया था, ये फिर वैशाली से पाटलिपुत्र कर देगा। महापद्मनंद ने इसे छुरा भोग करके मार डाला और इसके शासनकाल में सेकेंड बौद्ध काउंसिल हुई। अगला है नंदवंश। नंदवंश का संस्थापक महापद्मनंद। महापद्मनंद का नाम महापद्मनंद इसलिए पड़ा क्योंकि इसकी सेना पद्म व्यूह बना सकती है और इसके पास असीमित धन था। एक बड़ा सेना, बड़ा धन, इसलिए नाम पड़ा महापद्मनंद। इसका अन्य नाम है अपरो परशुराम, यानी दूसरा परशुराम। सर्व छत्रांतक, क्षत्रियों का दुश्मन, परशुराम द्वितीय, सर्वराजोच्छेत्ता और उग्रसेन। इसके पास एक बलशाली सेना है और इसने क्षत्रियों का नाश किया है पृथ्वी से, क्षत्रियों को मार डाला इसने, इसलिए इसका नाम पड़ा है परशुराम द्वितीय। इसने कलिंग पर आक्रमण किया और कलिंग को जीत करके वहां एक नहर का निर्माण कराया और आते समय जिनसेन, एक जैन संत हैं जिनसेन, उनकी प्रतिमा को अपने साथ लेकर के मगध चला आया। ठीक है, इसके कलिंग आक्रमण की जानकारी हमें खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलता है। खारवेल कलिंग का राजा है और खारवेल कलिंग के चेदी वंश या महामेघवाहन वंश का राजा है। भारतवर्ष का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य भी इसी हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलता है। मैं बिल्कुल उम्मीद करता हूं कि आपका यह सेशन बिल्कुल फैक्ट से, कंटेंट से ओवरलोडेड सेशन चल रहा है। आप एक एक चीज सिर्फ देखते रहिए, सुनते रहिए, ये आपको पूरा स्लाइड मिलेगा। इसको एक बार आप क्लास के बाद रिवाइज जरूर कर लीजिए। ठीक है, रिवाइज कर लेंगे तो सवाल हो जाएगा, इतिहास में खुश रहेंगे और पीटी पास कर जाएंगे। धनानंद इसे यूनानी लेखकों ने अग्रमीज कहा है, पुराणों में इसे उग्रसैन्य कहा जाता है और इसी के काल में सिकंदर का भी आक्रमण हुआ। भारत में 19 महीने तक सिकंदर रहा है। झेलम का युद्ध, बैटल ऑफ हाइडेस्पीज, जो पोरस और सिकंदर के बीच हुआ, यह दुनिया का एकमात्र व्यक्ति था जिसका जन्म, मृत्यु और अंतिम संस्कार 3 महाद्वीपों में हुआ। जन्म इसका मैसिडोनिया यूरोप में हुआ, मृत्यु इसकी बेबीलोन में हुई और इसका अंतिम संस्कार कहां हुआ? सिकंदरिया अफ्रीका में हुआ। धनानंद की हत्या करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की
और यहीं पे एक सवाल और पूछता है आपसे भारतीय षड दर्शन के बारे में। तो देखो 6 दर्शन हैं, सांख्य दर्शन कपिल मुनि, योग दर्शन के प्रवर्तक पतंजलि, न्याय के प्रवर्तक गौतम ऋषि, वैशेषिक के प्रवर्तक कणाद ऋषि, और पूर्व मीमांसा के जैमिनी और उत्तर मीमांसा के वादरायण। इसके अलावा एक सवाल और पूछता है चारवाक दर्शन। क्या पूछता है? चारवाक दर्शन। इसके संस्थापक या तो चारवाक कह लो या बृहस्पति कह लो। इसे लोकायत दर्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? लोकायत। सबसे ज्यादा ये प्रसिद्ध हुआ लोगों के बीच, इसलिए इसे लोकायत दर्शन कहा जाता है। क्या था यह दर्शन? तो सुखवाद पर यकीन करने वाला दर्शन था। इसने सुखवाद की चर्चा की है। कहा यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। कहा जब तक जियो सुख से जियो, कर्जा लेके घी पियो। यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। जब तक जियो सुख से जियो, कर्जा लेके घी पियो। अगला है मौर्य साम्राज्य। देखो मौर्य साम्राज्य में हमें सबसे पहले मौर्य साम्राज्य को जानने के स्रोत पढ़ना होगा, साहित्यिक और पुरातात्विक स्रोत। मौर्य साम्राज्य के 3 शासक पढ़ने हैं हमें, चंद्रगुप्त, बिंदुसार और अशोक। और उसके बाद अशोक के अभिलेख पढ़ेंगे, मौर्यों का प्रशासन पढ़ेंगे और मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण पढ़ेंगे। मौर्यों को जानने का ऐतिहासिक स्रोत जो हमारे पास है वो मुद्रा राक्षस है, जिसे विशाखदत्त ने लिखा है, और इसमें मौर्यों को शूद्र बताया गया। दरअसल मौर्य राजा जितने भी राजा हैं वो सब के सब या तो बौद्ध या तो जैन हैं, इसलिए जो भी हिंदू धर्म ग्रंथ है वो या तो उन्हें शूद्र बताएगा, जबकि बौद्ध और जैन ग्रंथ इन्हें क्या कहेगा? क्षत्रिय कहेगा। तो देखो कि इन्होंने पतंजलि, महाभाष्य के लेखक पतंजलि ने भी इन्हें शूद्र कहा। पाणिनि अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि ने भी इन्हें शूद्र कहा है। बृहत कथा मंजरी के राइटर क्षेमेंद्र ने भी इन्हें शूद्र कहा है और कहा कि मौर्य वंश किसके हैं? शूद्र वंश है। पुराणों में भी इनको निम्न कुल का बताया गया है, इन्हें शूद्र बताया गया, जबकि बौद्ध और जैन ग्रंथ इन्हें क्षत्रिय कहते हैं। मौर्यों के इतिहास को जानने का अगला स्रोत अर्थशास्त्र है, और अर्थशास्त्र को लिखा है विष्णुगुप्त ने। इनका अन्य नाम है चाणक्य या कौटिल्य, और प्रशासन और राजनीति पर लिखी गई दुनिया की पहली किताब है, जिसकी तुलना हम मैकियावेली के द प्रिंस से करते हैं। इसमें 15 अधिकरण हैं, इसमें 6000 श्लोक, भाषा इसकी संस्कृत है और शैली इसकी अन्य पुरुष की शैली में लिखा गया है, 3rd पर्सन के स्टाइल में लिखा गया है। चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य की सहायता से धनानंद को मार करके साम्राज्य की स्थापना किया। किस साम्राज्य की? मौर्य साम्राज्य की। इसके काल में सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस ने आक्रमण किया था। सेल्यूकस पराजित हुआ और अपनी बेटी हेलेना होगा यहां पे, अपनी बेटी हेलेना का विवाह किससे कर दिया? चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया। किससे कर दिया? अपनी बिटिया हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से किया। दहेज में 4 अफगानिस्तान के प्रांत दिए हैं और अपना एक राजदूत मेगास्थनीज भी इसके दरबार में भेज दिया। मेगास्थनीज ने किताब लिखा है क्या? इंडिका। ठीक। और यूनानी लेखकों ने चंद्रगुप्त के लिए सैंड्रोकोट्स नामक शब्द का इस्तेमाल किया है। क्या किया है? सैंड्रोकोट्स। ठीक। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन संत भद्रबाहु के प्रभाव में आकर के जैन धर्म को स्वीकार कर लिया, और चंद्रगुप्त भद्रबाहु के साथ श्रवण बेलगोला जाएगा और वहां संलेखना विधि से जाकर क्या करेगा? प्राण त्याग देगा। ठीक है। संलेखना जैनियों की एक विधि है और उपवास के द्वारा प्राण त्यागने की विधि है। तो ये जैन साधु भद्रबाहु के साथ कहां गया? श्रवण बेलगोला गया और वहां जाकर संलेखना विधि से प्राण त्याग दिया। अगला राजा है बिंदुसार। बिंदुसार के पिता चंद्रगुप्त मौर्य, मां का नाम दुर्धरा।
ये आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। इसका उपनाम है अमित्रघात, सिंहसेन और मद्रसार। इसने सीरिया के शासक एंटियोकस से 3 चीजें मांगी थी, मीठी मदिरा, सूखा मेवा और दार्शनिक। सीरिया के राजा ने दार्शनिक छोड़ करके बाकी सारी चीजें दे दी। जब ये पैदा हुआ तो इसके माथे पर बिंदु था, इसलिए इसे क्या कहा गया? बिंदुसार कहा गया। एक बात और आप देख लीजिएगा अर्थशास्त्र के बारे में, इसमें दासों के 9 प्रकार का उल्लेख मिलता है। अर्थशास्त्र में राज्य के सप्तांग का सिद्धांत दिया गया है, थियरी ऑफ 7 ऑर्गन ऑफ स्टेट, जिसमें राजा उसका हेड होता है, अमात्य उसकी आंखें हैं, फंड पैसा रेवेन्यू उसका मुंह है, और आर्मी उसकी मस्तिष्क है, मित्र जो है उसके कान हैं, उसके जो किले हैं उसकी भुजाएं हैं, और उसके जो जनपद हैं उसकी जंघाएं हैं। थोड़ा सा बात हम करेंगे इंडिका के बारे में। इंडिका को मेगास्थनीज ने लिखा है, और मेगास्थनीज पहला यूनानी राजदूत है भारत में। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य को सैंड्रोकोट्स कहता है, और इसने मौर्यों की राजधानी पाटलिपुत्र को पालीब्रोथा कहा, और चंद्रगुप्त मौर्य को पालीब्रोथस भी कहा। यह कहता है, इसे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस ने भेजा था। सेल्यूकस सिकंदर का सेनापति है, और यह कहता है कि चंद्रगुप्त मौर्य की जो अंगरक्षक हैं वो फीमेल हैं। कहा यह महिला बॉडीगार्ड्स रखता है, और कहा कि मौर्यों का महल बहुत शानदार है और लकड़ी का बना हुआ महल है। मेगास्थनीज ने कुछ गलत चीजें भी बताई हैं, जैसे कहता है कि दास प्रथा नहीं थी। ऐसा नहीं है, दास प्रथा थी। कौटिल्य कहता है 9 प्रकार के दास प्रथा। यह कहता है जाति व्यवस्था नहीं थी, जाति व्यवस्था थी। ये कहता है कि हमारे यहाँ अकाल नहीं पड़ा, जबकि हमारे यहाँ अकाल पड़ने का साक्ष्य मिलता है सहगौरा गोरखपुर के ताम्रपत्र अभिलेख से, और महास्थान बंगाल के अभिलेख से हमें अकाल पड़ने का जानकारी मिलता है। ये कहता है कि भारतीयों को इतिहास लेखन की जानकारी नहीं थी, जबकि हमने इतिहास लिखा है। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कुछ बातें और आपको मैं बता दूं। इसका उपनाम सैंड्रोकोट्स था, इसे पॉलीब्रोथस भी कहा गया, इसे भारतीय साम्राज्य का संस्थापक कहा गया, इसने नंद वंश का अंत कर दिया, इसने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की और साम्राज्य विस्तार को प्रारंभ किया। चंद्रगुप्त मौर्य को जस्टिन ने इसकी सेना को डाकुओं का गिरोह कहा है, और प्लूटार्क ने कहा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी 6 लाख की सेना लेकर के पूरे उत्तर भारत को रौंद दिया। ठीक है, बिंदुसार की बात हम लोग कर रहे थे। पिता का नाम चंद्रगुप्त मौर्य, मां का नाम दुर्धरा। ये शल्य चिकित्सा से पैदा हुआ। इसे अमित्रघात कहा गया, इसे अमित्रचोटस कहा गया, इसे सिंहसेन मद्रसार कहा गया। इसने तक्षशिला का विद्रोह दबाने के लिए अशोक को भेजा था, और इसने सीरिया के राजा एंटियोकस से 3 चीजें मांगी थी। कितनी चीजें मांगी थी? 3 चीजें मांगी थी, मीठी मदिरा, सूखा मेवा और दार्शनिक। इसे केवल 2 चीजें मिली, दार्शनिक देने से मना कर दिया। ठीक है, तो इसे दार्शनिक नहीं दिया गया, दार्शनिक छोड़ करके इसे बाकी 2 चीजें दी गई। अगला राजा हम पढ़ेंगे अशोक। ठीक है, आइए। अशोक का नाम पुराणों में अशोकवर्धन मिलता है। मास्की, गुर्जरा, निटूर और उदय गोलम के अभिलेखों में भी इसके नाम का उल्लेख है। मास्की में इसे बुद्धशाक कहा गया, भाब्रू अभिलेख में इसे महाराजा धीराज या प्रियदर्शी कहा गया, बराबर के अभिलेख में इसे प्रियदर्शी राजा कहा गया, और निटूर और उदय गोलम के अभिलेखों में भी इसके नाम का प्रमाण मिलता है। पिता इसका बिंदुसार, मां इसकी सुभद्रांगी। इसकी मां का नाम धम्मा और पाशादिका भी मिलता है, एक ही महिला के अलग अलग नाम मिलते हैं। ठीक है, अशोक की एकमात्र पत्नी है कारुवाकी, जिसका उल्लेख उसके अभिलेखों में मिलता है। इस महिला का उल्लेख इलाहाबाद या कौसाम्बी के लेख में मिलता है, और इस अभिलेख को रानी का इंस्क्रिप्शन या क्वींस इंस्क्रिप्शन, रानी का अभिलेख कहते हैं। इसके अलावा इसकी अन्य पत्नियां हैं तिस्रक्षिता, महादेवी, असंघमित्रा और पद्मावती। अशोक के कई पुत्र भी हैं, लेकिन उसके एकमात्र पुत्र तीवर का उल्लेख मिलता है, और तीवर का उल्लेख कारुवाकी के पुत्र के रूप में मिला है। तीवर जो है वो कारुवाकी का पुत्र है, इसी रूप में उसका उल्लेख मिलता है। और भी इसके बेटे, सजालोक इसका बेटा है, जो कश्मीर का राजा था, किंग ऑफ कश्मीर था। इसके बारे में कल्हड़ ने राजतरंगिणी में चर्चा की है। कल्हड़ एक कश्मीरी कवि हैं, और राजतरंगिणी एक तो इतिहास की पहली पुस्तक है और कश्मीर का इतिहास है। इतिहास की पहली पुस्तक इसलिए है कि उसमें पहली बार इतिहास को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में करके लिखा गया है। महेंद्र
बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए श्रीलंका भेजा गया था। इसका उल्लेख जो है हमें बौद्ध कुणाल एक राजा है जिसका उल्लेख हमें बौद्ध ग्रंथों में मिलता है। इसकी दो बेटियां हैं संघमित्रा और चारुमती। इसे भी बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए श्रीलंका, जिसमें संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा गया था। अशोक के राज्याभिषेक के बारे में कहा जाता है कि अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या करके गद्दी को प्राप्त किया। यह कहानी दीपवंश और महावंश वाले बताते हैं, हालांकि यह कहानी सही नहीं है। अशोक अपने प्रारंभिक जीवन में भगवान शिव का अनुयायी था और इसने कश्मीर में श्रीनगर नामक शहर बसाया था। और यह शहर कैसा शहर है? शैव शहर था, भगवान भोले का नगर था। ये 273 में राजगद्दी पर बैठा और 4 साल बाद 269 में राज्याभिषेक कराया है। ठीक है, इसके राज्याभिषेक के 8 साल बाद या 9वें साल कलिंग का युद्ध हुआ 261 ईसा पूर्व में। इस युद्ध की जानकारी हमें अशोक के 13वें शिलालेख से मिलती है और इस युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। उपगुप्त के प्रभाव में आकर के क्या करेगा? ये बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लेगा, भेरी घोष का त्याग करके धम्म घोष को अपनाएगा, युद्ध का त्याग कर देगा। आइए बात करते हैं अशोक के अभिलेखों से। अशोक के अभिलेखों में उसके 3 तरह के अभिलेख मिलते हैं। एक जो पत्थरों पर लिखे गए उसे रॉक एडिक्ट्स या शिलालेख कहा गया, जिसमें 2 प्रकार हैं, मेजर और माइनर, बृहद शिलालेख और लघु शिलालेख। इसके 14 बृहद शिलालेख 8 जगहों से मिले हैं। पिलर इंस्क्रिप्शन जो खंभों पर लिखा गया, इसे भी मेजर और माइनर 2 पार्ट में बांटते हैं। इसकी प्रेरणा ईरानी शासक द्वारा प्रथम से मिली और माइनर लघु शिलालेख है। केव इंस्क्रिप्शंस ने गुहालेख लिखा है। 4 स्क्रिप्ट ब्राह्मी, यूनानी, आरमेइक और खरोष्ठी लिखा है और सबसे ज्यादा अभिलेख इसके ब्राह्मी लिपि के अभिलेख हैं। 14 मेजर रॉक एडिक्ट्स इसके हैं। पहला जिसमें इसने कहा है कि पशु बलि को रोक दिया जाए। यह कहता है कि मैं जनता से निवेदन करता हूं कि वो जानवरों की हत्या बंद कर दे। सार्वजनिक समारोहों पर, तीज त्योहारों पर, पर्वों पर, शादी ब्याह पार्टी फंक्शन में जानवरों की हत्या न करें। वो कहता है कि मौर्य साम्राज्य में पहले हजारों जानवर रोज मारे जाते थे, लेकिन आज से केवल 3 जानवर ही बनाए जाएंगे, 2 मोर और 1 हिरन, और निकट भविष्य में उसे भी नहीं बनाया जाएगा, उसे भी नहीं मारा जाएगा। ये दूसरा कहता है कि लोक कल्याण की चर्चा किया इसने, कहा मनुष्य की चिकित्सा, पशुओं की चिकित्सा, कुएं खुदवाया इसने मेडिकल वाले जो औषधीय वृक्ष हैं वो लगवाया है, और इसने सीमांत प्रदेश के राजाओं केरल पुत्र, चेर, चोल, पांड्य और शातीय पुत्र का भी उल्लेख किया है। तीसरे अभिलेख में अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 12वें वर्ष 3 नए अधिकारी अपॉइंट किए, प्रादेशिक, राजूक और युक्त, और कहा ये तीनों अधिकारी हर 5वें साल इसके पूरे राज्य का दौरा करेंगे और राज्य की खबर, जनता की खबर ला करके इसे देंगे। चौथे में इसने भेरी घोष यानी युद्ध घोष के स्थान पर धम्म घोष पर बल दिया है। 5वें में इसने अपने राज्याभिषेक के 14वें साल एक नया अधिकारी धम्म महामात्र की नियुक्ति की है, जो जनता की नैतिकता का पर्यवेक्षक है, जो जनता की नैतिकता का अधिकारी है। ये कहता है 6ठे में कि जनता के कार्यों के लिए इसे 24 घंटे परेशान किया जा सकता है। ये 24 घंटे 7 दिन उपलब्ध है। 7वां अभिलेख में कहता है कि सहिष्णुता पर बल दिया जाए। 8वें में इसने तीर्थ यात्रा का वर्णन किया है। अपने राज्याभिषेक के 10वें साल ये बोध गया और 20वें साल ये लुम्बिनी गया, और लुम्बिनी में इसने कर को घटा करके 1/6 से 1/8 कर दिया। 9वें में कहता है कि समारोह बेकार हैं, कहा पार्टी फंक्शन समारोह मनाना छोड़ दो, कहा धम्म के मार्ग पर चलो। इसने यश और कीर्ति के स्थान पर भी धम्म और नैतिकता पर बल दिया है अपने 10वें शिलालेख में। और 11वें शिलालेख में कहता है कि धम्म जैसा कोई ज्ञान नहीं, धम्म जैसी कोई प्रशंसा नहीं, धम्म जैसा कोई दान नहीं, और धम्म जैसी कोई बंटवारा नहीं। 12वें शिलालेख में यह धार्मिक शिष्टता को बढ़ाने पर बल देता है। 13वें में कलिंग युद्ध का वर्णन करता है और 14वें में इसने उल्लेख किया है कि इन उद्देश्यों को क्यों इसने लिखवाया है। अशोक के अभिलेखों का मुख्य विषय धार्मिक है। उसका एकमात्र अभिलेख है रुम्मिन्देही अभिलेख, जिसका विषय आर्थिक है और उसमें टैक्सेशन की चर्चा की गई है। किसकी चर्चा की गई है? टैक्सेशन, कराधान की चर्चा की गई है। और अशोक अपने प्रथम पृथक शिलालेख में कहता है कि समस्त प्रजा मेरी संतान है, यह भी पूछा गया है।
ठीक है। अशोक निगाली सागर गया था नेपाल में और इसने कनक मुनि के स्तूप का आकार बढ़वा करके दुगना कर दिया। एक अभिलेख मिलता है जूनागढ़ का, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों के नाम का उल्लेख है। अशोक के समय सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण किया गया था। यह पहला अभिलेख है जिसे संस्कृत में लिखा गया। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, रुद्रदामन और स्कंदगुप्त, इन 4 राजाओं और इनके 4 राज्यपालों का उल्लेख मिलता है। आइए बात करेंगे हम लोग कि अशोक के बृहद शिलालेख जो 14 शिलालेख हैं वो 8 स्थानों से मिले हैं। कहां कहां से मिले हैं? शहबाजगढ़ी पेशावर पाकिस्तान में है, मानशेहरा हजारा पाकिस्तान में है, कालसी देहरादून उत्तराखंड में है, गिरनार जूनागढ़ गुजरात में है, धौली पुरी उड़ीसा में है, जौगढ़ गंजाम उड़ीसा और एरागुड़ी करनूल आंध्र प्रदेश और सोपारा वही है नाला सोपारा महाराष्ट्र। अशोक के कुल 7 स्तंभ लेख हैं जो 6 स्थानों से मिले हैं। पहला है दिल्ली मेरठ, पहले वो मेरठ में था, उसे फिरोज शाह तुगलक दिल्ली ले आएगा। दूसरा वाला पहले टोपरा में था, उसे भी फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली में स्थापित किया। उसके बाद लौरिया अरेराज, लौरिया नंदनगढ़ और रामपुरवा अभिलेख जो है ये चंपारण में है। और छठा प्रयागराज का स्तंभ लेख है। पहले ये कौशाम्बी में था जिसे अकबर के शासनकाल में जहांगीर ने इलाहाबाद में शिफ्ट कर दिया। आइए हम बात करते हैं मौर्यों के प्रशासन की। तो मौर्यों के प्रशासन में हम चर्चा करेंगे उसके तीर्थों की। तो हम लोग बात करेंगे 18 तीर्थ। 18 तीर्थों में सबसे पहला है प्राइम मिनिस्टर। ये हेड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन था और अर्थशास्त्र में ये 18 तीर्थों का उल्लेख है। चंद्रगुप्त के समय चाणक्य और अशोक के समय राधागुप्त प्रधानमंत्री थे। दूसरा पोस्ट है समाहर्ता का, ये हेड ऑफ रेवेन्यू है। तीसरा पोस्ट है सन्निधाता, ये राजकीय कोषाध्यक्ष है। चौथा पोस्ट है सेनापति का, ये सैन्य प्रमुख है। पांचवा पोस्ट युवराज का है, ये राजा का पुत्र और प्रांतों में राज्यपाल है। छठा पोस्ट प्रदेष्टा का है, ये फौजदारी मामलों का जज और कंठक शोधन का न्यायाधीश है। ठीक है। सातवां पोस्ट है नायक का, ये सैन्य कमांडर है। आठवां पोस्ट व्यवहारिक सिविल जज है, जो व्यवहार न्यायालय का अध्यक्ष है यानी सिविल जज है। कर्मांतिक उद्योग धंधों का प्रधान निरीक्षक है, इंस्पेक्टर ऑफ ट्रेड है। मंत्री परिषद अध्यक्ष, ये मंत्री परिषद का अध्यक्ष यानी कैबिनेट सेक्रेटरी है। और उसके बाद दंडपाल, ये सैन्य आपूर्ति करता है रसद और बाकी सारी चीज़ों का, ये आर्मी सर्विस कोर का हेड है। और अंतपाल सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक है, फ्रंटियर फोर्ट्स देखता है। दुर्गपाल राज्य के भीतरी दुर्ग देखता है। इंटरनल फोर्ट्स नागरक नगर का प्रमुख अधिकारी है, सिटी का हेड है। प्रशासता राजकीय कागजातों को सुरक्षित रखने वाला अधिकारी है। द्वारिक राजमहलों की देखभाल करने वाला अधिकारी है। अंतर्वशिक राजा के अंगरक्षक सेना का प्रधान है और आठविक वन विभाग का प्रमुख अधिकारी है। ये 18 तीर्थ हैं मौर्य काल में। ठीक है। मौर्य काल के प्रांतों की राजधानियां, उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला, दक्षिणापथ की सुवर्णगिरी, अवंती की उज्जैन, प्राची की राजधानी पाटलिपुत्र और कलिंग की राजधानी तोसली है। इसके अलावा मौर्य प्रशासन में केंद्र में राजा, प्रांतों में युवराज, उसके नीचे मंडल जिसका अध्यक्ष प्रादेशिक, उसके नीचे जिला, आहार या विषय कहते हैं, इसका अध्यक्ष विषयपति, और उसके नीचे स्थानीय और उसके नीचे द्रोणमुख। ठीक है। स्थानीय के पास 800 गांव, द्रोणमुख के पास 400 गांव और उसके बाद खारवटिक 200 गांव और संग्रहण के पास 10 गांव और उसके नीचे गांव। इसका जो मिलिट्री एडमिन है, जो सैन्य प्रशासन है, उसमें 6 समितियां हैं और हर समिति में 5 मेंबर हैं। टोटल 30 लोगों का कमेटी है। पहला जो है वो नेवी है, दूसरी कमेटी जो है वो ट्रांसपोर्टेशन और सप्लाई देखती है यानी परिवहन और आपूर्ति देखती है। तीसरी पैदल सेना, चौथी घुड़सवार सेना, पांचवी गज सेना और छठी रथ सेना को देखती है। अब हम बात करने वाले हैं पोस्ट मौर्यन एरा की, मौर्योत्तर काल की। देखिए, मौर्योत्तर काल को जानने के स्रोत भी हमें पढ़ने हैं और हमें 4 राजवंश पढ़ना है, शुंग, कर्ण, सातवाहन और कुषाण राजवंश। और फिर
पोस्ट मौर्य को हम लोग मौर्यों के बाद का काल कहते हैं। देखिए सोर्सेज में बौद्ध साहित्य है, मंजूश्री मूलकल्प ये पुष्यमित्र शुंग को बौद्धों का उत्पीड़क या संहारक कहता है, जबकि ऐसा नहीं था, जानबूझकर के इसे ऐसा प्रेजेंट किया गया है। दूसरी किताब है मिलिंदपन्हो, इसमें यूनान के राजा मिनांडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच बातचीत का चर्चा किया गया है। अगला है महाभाष्य, जिसे पतंजलि ने लिखा है, पुष्यमित्र शुंग द्वारा कराए गए 2 अश्वमेध यज्ञ की जानकारी है और यवन आक्रमणों की जानकारी मिलती है। एक पुस्तक है गार्गी संहिता, गार्गी संहिता को गार्गी ने लिखा है और इसे ज्योतिष की पुस्तक मानते हैं और इसमें भी यवन आक्रमणों की चर्चा की गई है। एक किताब है मालविका अग्निमित्रम, ये कालिदास ने लिखा है। ये मालविका और राजा अग्निमित्र जो पुष्यमित्र शुंग का पुत्र है, इन दोनों के प्रेम का चर्चा है। एक पुस्तक है नेचुरल हिस्टोरिका, जो प्लिनी ने लिखा है, लैटिन भाषा में लिखा और इसमें भारत और रोम के व्यापार की चर्चा है। इसमें भूमध्य सागरीय व्यापार की चर्चा भी की गई है। अगला है पुरातात्विक स्रोत, ये बेसनगर अभिलेख पूछा था पिछली बार यूपीएससी ने, विदिशा मध्य प्रदेश में है। इसका संबंध यवन राजदूत हेलियोडोरस से है। ये यवन के राजदूत हेलियोडोरस का अभिलेख है, जिसमें भागवत धर्म की चर्चा की गई है। ये एक पिलर इंस्क्रिप्शन, इसके टॉप पे ईगल है, गरुड़ बना है, इसलिए इसको गरुड़ स्तंभ लेख भी कहते हैं। अगला अभिलेख है नानाघाट अभिलेख, जो पुणे में है। ये सातवाहन रानी नागनिका ने अपने पति की उपलब्धियों की चर्चा की है। ये सातवाहन राजा सातकर्णी प्रथम की पत्नी और सातवाहन वंश के संस्थापक सिमुक की बहू थी। अगला अभिलेख नासिक अभिलेख है, जिसमें गौतमी बलश्री ने अपने पुत्र गौतमी पुत्र सातकर्णी की मृत्यु के बाद इसे लिखवाया है, इसलिए इसे फ्यूनरल ओरेशन भी कहते हैं और ये मां ने बेटे के लिए लिखवाया है। अगला अभिलेख है जूनागढ़ अभिलेख, रुद्रामन प्रथम का अभिलेख है। भाषा इसका संस्कृत है, चंपू शैली में लिखा गया, गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया अभिलेख है। अब आइए हम बात करते हैं राजाओं की। शुंग वंश के टोटल 10 राजाओं ने 112 साल शासन किया। इस वंश की स्थापना किया है पुष्यमित्र शुंग ने और इसे ब्राह्मण क्रांति कहा जाता है, क्योंकि इसकी जाति ब्राह्मण थी और इसने अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या करके इस वंश की स्थापना की। पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए हैं और दोनों ही यज्ञों में पुरोहित पतंजलि थे और हमें इसके अश्वमेध की जानकारी अयोध्या के राज्यपाल धंगदेव के अभिलेख से मिलता है। यह एक धर्म सहिष्णु शासक था। इसे मंजूश्री मूल कल्प पुस्तक में बौद्धों का उत्पीड़क या संहारक कहा गया, जो उचित नहीं है। इसने सांची में 2 स्तूपों का निर्माण कराया। इसने सांची के स्तूप का जो लकड़ी का वेदिका है उसे पत्थर का करवाया। इसने भरहुत के स्तूप का निर्माण कराया है, जिसको अलेक्जेंडर कनिंघम ने खोजा है। इस वंश का 9वां शासक है भागभद्र, जिसके काल में यवन राजदूत हेलियोडोरस आया था, जिसने एमपी के विदिशा में बेसनगर अभिलेख लिखवाया था और इस वंश का अंतिम शासक देवभूति है, जिसकी हत्या करके कण्व वंश की स्थापना वासुदेव ने की। कण्व वंश में कुल 4 शासक हुए जो 45 साल तक शासन किए। संस्थापक वसुदेव, उसके बाद भूमिमित्र, उसके बाद नारायण और उसके बाद सुशर्मन, ये इसका अंतिम शासक था। इसकी हत्या सिमुक कर देगा और सिमुक स्थापना करेगा सातवाहन वंश की। सातवाहन का मतलब होता है शालीवाहन, अर्थात शेर है वाहन जिसका। सातवाहन वंश की स्थापना सिमुक ने की। इसकी 2 राजधानियां, एक राजधानी प्रतिष्ठान और दूसरी राजधानी धान्यकटक अमरावती। भाषा प्राकृत, लिपि ब्राह्मी और इन लोगों ने शीशे का सिक्का जारी किया। शीशे का सिक्का सबसे पहले भारत में सातवाहन शासकों ने जारी किया है। इस वंश के शासकों ने अपने नाम के साथ साथ अपनी मां का नाम एज अ मैटर्न नेम ऐड किया है, एज अ मदर नेम ऐड किया है। इससे मालूम चलता है कि इसका समाज मात्र सत्तात्मक समाज है। इस वंश के शासक जाति से ब्राह्मण थे और पुराणों में इन्हें आंध्र भृत्य कहा गया है। भारत में सबसे ज्यादा समय तक शासन करने वाला पहला राजवंश है और इस राजवंश के बारे में कहा जाता है कि इसके घोड़े 3 महासागर, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर और अरब सागर का पानी पीते थे, यानी इसका साम्राज्य बहुत बड़ा था। इस वंश का संस्थापक सिमुक है, जो इस वंश का संस्थापक और इस वंश का पहला शासक भी था। नागनिका के नानाघाट अभिलेख में इसकी चर्चा मिलती है, जो इसकी बहू है और इसने 23 साल शासन किया। इसने कई बौद्ध और जैन मंदिरों का निर्माण कराया है।
सातवाहन वंश का सबसे शक्तिशाली शासक है सातकर्णी प्रथम। ये पहला शक्तिशाली शासक है सातवाहन वंश का। इसे दक्षिणापथपति और प्रतिष्ठानपति कहा जाता है। ये पहला ग्रेटेस्ट एम्परर है सातवाहन वंश का और इसकी राजधानी प्रतिष्ठान है। इसका स्रोत नागनिका का नानाघाट अभिलेख है और नागनिका इसकी पत्नी है जो इसे ब्राह्मण और बुद्धिस्ट दोनों कहती है। ये ब्राह्मण और बौद्ध दोनों धर्मों का पालन करता है। भूदान का पहला अभिलेख नागनिका के नानाघाट अभिलेख से मिलता है कि पहली बार किसी राजा ने जमीन दान किया है। इसके मरने के बाद सातवाहनों का अंधकार युग शुरू हो जाएगा। सातवाहन वंश में यूं तो कई राजा हुए, आपको 2-3 ही पढ़ने हैं। एक राजा हुआ हॉल, जो कि बहुत बड़ा विद्वान था। इसने एक किताब लिखी है गाथा सप्तशती, जो इसके प्रेम की कहानियां हैं, इसकी लव स्टोरीज पर लिखी गई किताब है। इसके काल में 2 विद्वान रहते हैं, सर्ववर्मन जिन्होंने किताब लिखा है कातंत्र, और एक रहते हैं गुणाढ़ जिन्होंने किताब लिखा है बृहत कथा कोश। ये दोनों किताबें संस्कृत में लिखी गई हैं। अगला राजा है गौतमीपुत्र सातकर्णी। ये सातवाहन वंश का अगला सबसे महानतम राजा है। इसके बारे में इसकी मां गौतमी बलश्री ने लिखवाया है अभिलेख, जिसे नासिक अभिलेख या फ्यूनरल ओरेशन कहते हैं। ये उसके मरने के बाद लिखवाया गया है, उसकी मां ने लिखवाया उसके बारे में। इस अभिलेख में उसे एकमात्र ब्राह्मण, अद्वितीय ब्राह्मण, वेदों का रक्षक, वर्ण व्यवस्था का संरक्षक, ये सब कहा जाता है। और इस अभिलेख में कहा गया है कि इसके घोड़े 3 समुद्र का पानी पीते थे। अगला राजा है वशिष्ठ पुत्र पुलमावी। उपाधि है दक्षिणापथेश्वर और इसे आंध्र का शासक कहा जाता है। इसे नवनगर का स्वामी कहा जाता है क्योंकि इसने एक नया शहर बसाया था, नवनगर। और ये एकमात्र सातवाहन राजा है जिसका जो है इंस्क्रिप्शन अमरावती में मिला है। यज्ञश्री सातकर्णी ये अंतिम शक्तिशाली राजा है, इस वंश का सबसे महानतम शासक है, अंतिम महानतम शासक है। इसके 3 अभिलेख मिले हैं। जो इसके राज्याभिषेक के 7वें वर्ष लिखा गया वो नासिक का अभिलेख है। राज्याभिषेक के 16वें साल कन्हेरी का अभिलेख और राज्याभिषेक के 27वें साल गुंटूर का अभिलेख लिखवाया है। यह एक बौद्ध फिलोसोफर इसके दरबार में था, नागार्जुन, जिसे भारत का आइंस्टाइन कहते हैं। इन्होंने सापेक्षवाद और शून्यवाद का सिद्धांत दिया। और यज्ञश्री सातकर्णी एक राजा है जिसके सिक्कों पर जलयान का चित्र बना है जो समुद्री व्यापार को दिखाता है। अगला राजवंश कुषाण राजवंश है। कुषाण राजवंश के लोग मूलतः चीन के निवासी थे और मध्य एशिया से ये भारत आए थे। चीन में जब अकाल पड़ा तो ये चीन चले गए, चीन से मध्य एशिया चले गए और मध्य एशिया से भारत आए। इस वंश का संस्थापक भारत में कुजिल कड़फिसस था जो बौद्ध धर्म का अनुयायी था और उसने अपने सिक्कों पर लिखवाया महाराजाधिराज और उपाधि धारण की महाराजाधिराज की। इसने अपने सिक्कों पर रोमन सम्राट अगस्टस की चित्र भी अंकित करवाए हैं और इसने काबुल, कश्मीर और कंधार पर विजय प्राप्त किया। इसके बाद शासक बना बिम कड़फिसस। ये रियल फाउंडर है कुषाण सत्ता का और इसी ने सोने का सिक्का भारत में चलवाया है। यह पहला शासक है जिसने अपने सिक्कों पर 2 लिपियों खरेष्ठी और यूनानी में लेख लिखवाया है। और इसकी उपाधियां महेश्वर, सर्वलोकेश्वर, महाराज, राजाधिपति और दम अर्थ यानी कंट्रोलर ऑफ यूनिवर्स, ब्रह्मांड का नियंता है। इसके सिक्कों पर शिव और नंदी का चित्र बना है और महेश्वर शब्द अंकित कराया गया है। इसलिए ऐसा मानते हैं कि यह भगवान शिव का अनुयायी है, यह शैव धर्म का अनुयायी है। इसके बाद राजा बनेगा कनिष्क। कनिष्क कुषाण वंश का महानतम शासक है। 78 ईस्वी में राजा बना और जैसे ये राजा बनेगा ये एक नया संवत चलाएगा, दैट इज व्हाट, शक संवत। इसकी पहली राजधानी पेशावर और दूसरी राजधानी मथुरा है और इसने कश्मीर में कनिष्कपुर नामक शहर बसाया। इसे दूसरा अशोक कहते हैं, इसे देवपुत्र कहते हैं। चौथी बौद्ध संगीति इसी के शासन काल में हुई थी और ये हिंद यवन कला के लिए जाना जाता है। या इसके काल में 2 मूर्तिकला विकसित हुई, पहला है गांधार मूर्तिकला और दूसरा है मथुरा मूर्तिकला। गांधार मूर्तिकला को हिंद यवन कला भी कहते हैं। इसमें काले और भूरे रंग के पत्थरों का प्रयोग होता है। यह सौंदर्य प्रधान कला है जिसमें यूनानी देवता अपोलो की नकल करके मूर्तियां बनाई जाती हैं। मथुरा कला पूर्ण भारतीय कला है जिसमें लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग होता है। इस कला में सौंदर्य को प्रधानता नहीं दिया गया है, पूर्ण भारतीय कला है।
गांधार मूर्तिकला में सर्वाधिक भगवान बुद्ध की मूर्तियां बनी हैं और मथुरा मूर्तिकला में भगवान बुद्ध की पहली मूर्ति बनाई गई है। भगवान बुद्ध ही वो पहले व्यक्ति जिनकी मूर्ति पूजा प्रारंभ हुई है। आइए हम बात करते हैं सिक्कों से। जो सबसे पहला सिक्का था उसे आहत सिक्के कहते हैं, उसको पीट करके बनाते थे, आहत मार करके बनाते हैं। वो सेल खड़ी का बना होता था। चांदी का सिक्का हमारे यहां चंद्रगुप्त सेकंड ने चलाया है गुप्त वंश में। तो आइए हम लोग बात कर रहे थे सिक्कों की, और सिक्कों में हम लोग चर्चा कर रहे थे कि सोने के सिक्के सबसे पहले चलाने वाले जो है, शीशे के सिक्के सातवाहनों ने चलाए। सोने के सिक्के चलाने वाले कुषाण शासक हैं विम कडफिशस। ठीक है, सबसे ज्यादा सोने के सिक्के गुप्त शासकों ने चलाए, जबकि सबसे ज्यादा शुद्ध सोने के सिक्के कुषाण शासकों ने चलाए, 92% प्योरिटी के साथ चलाए। सर्वाधिक तांबे के सिक्के भी कुषाण शासकों ने ही चलाए हैं। अगला है कुषाण शासकों ने हिंदू, ग्रीक और बुद्धिस्ट देवताओं के का अंकन किया अपने सिक्कों पर, और कंस्क के सभी सिक्कों पर उसे एक योद्धा, एक वॉरियर के रूप में दिखाया गया है। कंस्क के दरबार में चरक रहते हैं जो राज्य वैद्य हैं, जिन्होंने किताब लिखी है चरक संहिता। इसे चिकित्सा शास्त्र का एनसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। इसमें 8 भाग और 120 अध्याय हैं। अलबरूनी ने इसे काया शास्त्र यानी ह्यूमन एनाटॉमी की सबसे बेटर पुस्तक मानी है। अगले विद्वान है वसुमित्र और अश्वघोष। इन दोनों ने मिलकर के चौथी बौद्ध संहिता करवाई थी। अश्वघोष की 3 किताबें हैं, बुद्ध चरित जो भगवान बुद्ध की बायोग्राफी है, सौंदरानंद और सारीपुत्र प्रकरण। नागार्जुन को भारत का आइंस्टाइन कहा जाता है। यहां पर पोस्ट मौर्य एरा समाप्त होता है। और अब हम कुछ और वंशों की बात करेंगे, जैसे कलचुरी का चेदी वंश, ये आभीर वंश या इसे कलचुरी का चेदी वंश भी कहते हैं। इसके संस्थापक स्वर्शेन हैं। इसका प्रमुख केंद्र नासिक है। यहां से सवाल आपकी परीक्षाओं में लगातार आया है, बार बार आया है, तो ध्यान दीजिएगा। इस वंश के शासकों ने कलचुरी चेदी संवत चलाया था। इक्ष्वाकु वंश, इसका क्षेत्र कृष्णा नदी से गुंटूर के मध्य है। इसके संस्थापक श्री शांत मूल हैं और इसने अश्वमेध यज्ञ किया था। पुराणों में इसे श्री पर्वतीय या आंध्र भृत्य कहा गया है, और इसके बाद इसका राज्य कांची के पल्लवों के अधिकार में आ गया। इस वंश के शासक वीर पुरुष दत्त हैं और नागार्जुन कोंडा स्तूप का निर्माण कराया है। चेदी वंश कलिंग का वंश है। इसके संस्थापक महामेघ वाहन थे, इसीलिए इस वंश को महामेघ वाहन वंश भी कहा जाता है। इस वंश का महानतम शासक खारवेल था, जिसने हाथी गुम्फा का अभिलेख लिखवाया है। ठीक है, अभी इसकी चर्चा आपने की थी। महापद्मनंद ने ही कलिंग से जिनसेन की प्रतिमा लेकर के वो मगध में ले आया था, और जैन साधुओं को जमीन गांव दान में देने का भी चर्चा मिलता है। वाकाटक वंश, इसके संस्थापक विंध्य शक्ति थे। ये ब्राह्मण वंश जिसने 200 साल तक शासन किया, और राजधानी इसकी नागपुर या नंदीवर्धन थी। प्रवरसेन इसी वंश का शासक है, जिसने 4 अश्वमेध यज्ञ कराया है। यहां से सीधा सवाल पूछा गया है, और अजंता की गुफा 9 और 10 का संबंध वाकाटक वंश से है, यह भी प्रश्न पूछा गया है। मौर्योत्तर कालीन बंदरगाह सबसे इंपॉर्टेंट है, जहां से 1000 बार सवाल पूछा गया है। तो पहला, क्या क्या स्रोत है इन बंदरगाहों को जानने का? तो एक पुस्तक है पेरिप्लस ऑफ इरिथ्रियन सी, जिसके लेखक अज्ञात हैं, और इसने बंदरगाह का जिक्र किया है। यह है भड़ौच बंदरगाह, जिसे भृगु कक्ष या बेरीगाचा भी कहा जाता है। इसकी लोकेशन वेस्टर्न कोस्ट पे है। यह भारत का सबसे पुराना बंदरगाह है और सबसे बड़ा प्रवेश द्वार इसे भारत का माना जाता है। अगला बंदरगाह है बारी बेरिकम, जो सिंधु नदी के मुहाने पर है। अरिका मेडू पांडिचेरी में है, जिसे पेडोक बंदरगाह भी कहते थे। कोरकई, ये भी पूछा गया यूपीएससी 2023 में। यह पांड्यों की राजधानी बंदरगाह थी और यह मोतियों के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। मुजिरिस भी पूछा गया है, यह चेर साम्राज्य का बंदरगाह है। सोपारा महाराष्ट्र का बंदरगाह है, और ताम्रलिप्ति बंगाल में स्थित बंदरगाह है। गुप्त वंश संस्थापक श्रीगुप्त, उपाधि धारण की इन्होंने महाराज की, और राजकीय चिन्ह इनका गरुण है। इसके बाद इनका पुत्र घटोत्कच राजा बना। हमें इन दोनों के बारे में बहुत सारी जानकारी नहीं है। मैं 2 बातें बता सकता हूं कि इनकी वंशावली पुराणों में मिलती है, जिसमें वायु पुराण में मिलता है, और ये सभी के सभी वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। इस वंश का महानतम शासक या वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम था। इसकी राजधानी पाटलिपुत्र, और 319 ईस्वी में ये राजा बने, और इन्होंने एक नया संवत चलाया, गुप्त संवत।
इन्होंने ही सबसे पहले सोने के सिक्के, इन्होंने भी सोने के सिक्के चलाए थे और इनकी उपाधि थी महाराजाधिराज। इन्होंने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था। इनका पुत्र समुद्रगुप्त, जिसे भारत का नेपोलियन कहा है विंसेंट आर्थर स्मिथ ने, क्योंकि सबसे ज्यादा साम्राज्य का विस्तार किया इन्होंने उत्तर भारत के 9 राज्य और दक्षिण भारत के 12 राज्यों को जीता है, जिसकी जानकारी हमें प्रयाग प्रशस्ति से प्राप्त होती है। इन्होंने उत्तर भारत में प्रश्वोद्धरण की नीति अपनाई, यानी राज्य का पूर्ण विनाश, राज्य पर पूरा कब्जा उत्तर भारत के राज्यों को जीत करके अपने राज्य में मिला लिया। जबकि दक्षिण भारत में इनकी नीति अलग थी। दक्षिण भारत की इनकी नीति को ग्रहण मोक्षानुग्रह कहते हैं, यानी ग्रहण करो, राज्य को माफ करके उस पर दया करो, तो ग्रहण मोक्षानुग्रह। क्या करो? पहले राज्य को एक्वायर करो, फिर राजा को माफी दे दो और राज्य को क्या कर दो? वापस कर दो। ये टैक्स पेएबल स्टेट है। कैसे स्टेट हैं ये करद राज्य हैं, ये टैक्स पेएबल स्टेट हैं, करद राज्य हैं। टाइटल है पराक्रमांक, ड्यू टू हिज ब्रेवरी, इसको पराक्रमांक कहा गया। लिच्छवी दौहित्र कहा गया क्योंकि ये लिच्छवियों की बेटी के बेटा था, और कविराज कहा गया क्योंकि अब बड़े अच्छे कवि थे, बहादुर थे, इसलिए व्याघ्र पराक्रमांक कहा गया। और पूरी पृथ्वी पर अपना राज्य का विस्तार किया, इसलिए समुद्रगुप्त को धरणी बंध भी कहा गया। प्रयाग प्रशस्ति, समुद्रगुप्त के बारे में चर्चा की गई है प्रयाग प्रशस्ति में। इसे इसके दरबारी कवि हरिशरण ने लिखवाया है। भाषा संस्कृत है, स्क्रिप्ट ब्राह्मी है और नल चंपू शैली यानी गद्य और पद दोनों में लिखा गया है, और हरिशरण ने लिखवाया। यह स्तंभ लेख है। समुद्रगुप्त के सिक्कों में पहला सिक्का है गरुड़ प्रकार का, जिसके हेड पर एच फॉर हेड, टेल फॉर टेल, हेड पर इमेज है राजा का और गरुड़ बना है, टेल पर पराक्रम लिखा है। अगला सिक्का है धनुर्धारी प्रकार का, जिसके हेड पर, शीर्ष पर राजा धनुष बाण लिया हुआ है, और टेल पर लिखा है अप्रीत रथ, यानी दुश्मनों को रौंदने वाला, और आगे लिखा है समुद्र, यानी राजा का नाम लिखा है। तीसरा सिक्का है जिसके बाएं हाथ में राजा परशु लिया है, और टेल पर लिखा है कृतांत परशु। चौथा सिक्का अश्वमेध प्रकार का है, समुद्रगुप्त ने अश्वमेध किया, इस बात का साक्षी है, और यज्ञ के खंभे से एक घोड़े को बांधा गया है। पांचवा सिक्का वीणावादन प्रकार का सिक्का है, जिसमें राजा को वीणा बजाते हुए दिखाया गया है, और राजा की संगीत में रुचि है। उसके बाद राजा बनेंगे चंद्रगुप्त सेकंड। ये अपने बड़े भाई रामगुप्त को मार करके राजा बने, क्योंकि बड़ा भाई रामगुप्त बहुत निकम्मा नालायक किस्म का शासक था। इनके बारे में जानकारी हमें मिलती है विशाखदत्त की पुस्तक देवी चंद्रगुप्तम से। और उपाधियां देवगुप्त, देवराज, देवश्री, विक्रमादित्य, विक्रमांश, शहशांक, सकारी, सकारी मतलब शकों का दुश्मन, शकधन अरि, सकारी मतलब शकधन अरि, शक बाहरी जाति है और शकों को मारने वाला, शकों का दुश्मन है सकारी। परम भागवत और चंद्र, चंद्र नाम की उपाधि इनके महरौली के लौह स्तंभ पे मिली है, और राजाधिराज उदयगिरी के गुहालेख से मिला है। इनके शासनकाल को गुप्तों का स्वर्ण काल कहा जाता है, और इन्होंने जो है अपने बड़े भाई रामगुप्त को मार करके राज्य को प्राप्त किया है। इनका विवाह लिच्छवी राजकुमारी ध्रुव स्वामिनी से हुआ, और इस राजा ने यानी चंद्रगुप्त सेकंड ने तीन वैवाहिक संबंध स्थापित किए। पहले खुद का विवाह किया नाग वंश की राजकुमारी कुबेर नागा से, और उससे एक पुत्री हुई प्रभावती गुप्ता, जिसका विवाह कटक वंश के राजकुमार रुद्रसेन सेकंड से कराया, और इनका एक पुत्र था कुमार गुप्त, जिसका विवाह इन्होंने कदम्ब वंश की राजकुमारी से करवाया है। इनके दरबार में चीनी यात्री फाहियान आया था, और चीनी यात्रियों का कई बार क्रम पूछा है। उनके क्रम को याद करने का सही तरीका है फांसी हुई। फाहियान सुंगयुन ह्वेनसांग इत्सिंग, फ से फाहियान, ह से स से सुंगयुन, ह से ह्वेनसांग, ई से इत्सिंग, फांसी हुई। और चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों की चर्चा करेंगे हम लोग, और इनके अभिलेखों की चर्चा करेंगे हम लोग। इनका एक अभिलेख मिला है मथुरा से, और इन्होंने कुषाणों से मथुरा को छीना है। इनका दूसरा अभिलेख मिला है उदयगिरी से, जिसे अलेक्जेंडर कनिंघम ने खोजा है, और यह तिथि विहीन लेख है। इसमें चंद्रगुप्त द्वितीय के दिग्विजय, उनके पॉलिटिकल एक्सपेंशन की चर्चा की गई है। अगला अभिलेख महरौली अभिलेख है, जो लौह स्तंभ लेख है, जिस पे चंद्र नामक शासक का उल्लेख मिलता है। यह वही चंद्रगुप्त सेकंड हैं। इनका अगला अभिलेख गढ़वा अभिलेख प्रयागराज में है, जिसमें उपाधियां परम भागवत और महाराजाधिराज मिलती हैं। ठीक है। फाहियान चंद्रगुप्त सेकंड के
दरबार में आए थे। फा का मतलब होता है धर्म और हियान का मतलब होता है आचार्य, यानी धर्माचार्य। इसने विवरण दिया कि मध्य देश यानी जहां पर का पूरा क्षेत्र था वो ब्राह्मणों का देश है। लोग सुखी और संपन्न थे, पशुओं का व्यापार नहीं होता था, किसी को सजाए मौत नहीं मिलती थी। और कहा कि पाटलिपुत्र का जो महल है उसे देवताओं ने बनाया है। और कहा कि यहां पर कोई शराब की दुकानें नहीं थी और कोई बूचड़ खाना, कोई कसाई घर नहीं था। इनके नवरत्न कालिदास के नवरत्न हैं। कालिदास हैं पहले नवरत्न, जिन्होंने भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। अमर सिंह, जिन्होंने किताब लिखा अमरकोश, ये संस्कृत डिक्शनरी है। बिताल भट्ट जादूगर हैं। घटक पर ये कूटनीतिज्ञ हैं और वररुचि राजनीतिज्ञ हैं। धनवंतरी आयुर्वेद के जनक और छपड़क ज्योतिषाचार्य हैं। इसके बाद वराह मिहिर खगोल शास्त्री और शंकु वास्तुकार हैं। ठीक है, अगला राजा कुमारगुप्त। सर्वाधिक अभिलेख कुमारगुप्त के हैं। इनकी उपाधियां महेंद्रादित्य, पृथ्वीपति, शक्रादित्य, परम भागवत और व्याघ पराक्रमांक हैं। पिता का नाम चंद्रगुप्त सेकंड, मां का नाम ध्रुव स्वामिनी, और सबसे ज्यादा गुप्त राजाओं में शासन किया है 40 साल तक। सबसे ज्यादा अभिलेख भी गुप्त शासकों में इन्हीं के हैं। 18 अभिलेख कुमारगुप्त के मिलते हैं। पहला अभिलेख है, अच्छा, इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की है, जिसे महायान बौद्ध का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है। इनके सिक्कों पर मोर बना है, इसलिए कहा जाता है कि इन्होंने मयूर शैली के सिक्के जारी किए। इनके सबसे ज्यादा सिक्के बयाना मृदभांड से प्राप्त हुए हैं। कहां से प्राप्त हुए हैं? बयाना मृदभांड से प्राप्त हुए हैं। इनके इंस्क्रिप्शन में पहला इंस्क्रिप्शन है विल्सट का अभिलेख, जो कुमारगुप्त का अभिलेख है। लोकेशन है एटा, उत्तर प्रदेश। श्रीगुप्त से लेकर कुमारगुप्त तक के शासकों की वंशावली है। अगला अभिलेख है गढ़वा अभिलेख, जो इलाहाबाद में है, जहां इनकी उपाधि परम भागवत है। अगला अभिलेख करमदंडा अभिलेख है, जो अयोध्या उत्तर प्रदेश में है, और यह भगवान शिव के प्रतिमा के अधोभाग में लिखा हुआ है। मथुरा अभिलेख भगवान बुद्ध की प्रतिमा के अधोभाग में लिखा है, यानी बॉटम पे लिखा है। तुमैन अभिलेख में इन्हें शरदकालीन सूर्य कहा है। तुमैन अभिलेख को हम लोग ग्वालियर अभिलेख भी कहते हैं, क्योंकि तुमैन कहाँ है? ग्वालियर में है, तो इसलिए इसे ग्वालियर अभिलेख भी कहा जाता है। सांची के अभिलेख में आर्य संघ को धन दान दिए जाने का उल्लेख मिलता है। आपसे कई बार पूछा गया होगा कि एक है मानकोवर अभिलेख, जो भगवान बुद्ध के प्रतिमा के निचले भाग पर लिखा गया, यह प्रयागराज में है। अगले राजा हैं स्कंदगुप्त। क्रमादित्य हूण विजेता, इन्होंने हूणों को भारत से खदेड़ दिया था। शक्रोपक, विक्रमादित्य देश रक्षक, ये सब कहा गया है। इनका 2 अभिलेख है, जूनागढ़ अभिलेख और भीतरी अभिलेख, जो सैदपुर भीतरी गाजीपुर में है। ठीक है, समुद्रगुप्त का ताम्रपत्र लेख जो इंदौर से मिला है, इंदौर ताम्रपत्र लेख बुलंदशहर से मिला है, यूपी के। ये कई बार पूछा हुआ सवाल है कि कहां से मिला है। इन्होंने बुल स्टाइल में वृषभ शैली के सिक्के जारी किए, यानी इनके सिक्कों पर बैल बना रहता है। इन्होंने चीन के साथ कूटनीतिक संबंध स्थापित किए, और गुप्त राजा पुरुगुप्त है, जिसने वैष्णव धर्म को त्याग करके बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। एक और राजा है बुद्धगुप्त, इसने भी बौद्ध धर्म को अपना लिया है बुद्धगुप्त ने। गुप्तों का राजनीतिक धर्म वैष्णव धर्म है। इनका राजनीतिक चिन्ह है गरुड़, और नालंदा महाविहार को ढेर सारा दान दिया है बुद्धगुप्त ने। सती प्रथा का प्रथम अभिलेख साक्ष्य एरन अभिलेख से मिलता है, और एरन अभिलेख जो है भानुगुप्त का अभिलेख है। और गुप्त वंश का अंतिम राजा विष्णुगुप्त। गुप्त वंश का अंतिम राजा कौन है? विष्णुगुप्त है। ठीक है।
हाँ आइए। कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। यह भारत का पहला विश्वविद्यालय था, दुनिया का पहला विश्वविद्यालय तक्षशिला विश्वविद्यालय है और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल वंश के शासक धर्मपाल ने किया है। कुछ इंपॉर्टेंट मंदिर हैं गुप्त वंश के, जहां से सीधा सवाल आपकी परीक्षाओं में बिल्कुल बनता है, वो है सांची का मंदिर संख्या 17 जो सांची रायसेन जिले में है। एक है तिगवा का विष्णु मंदिर जो तिगवा जबलपुर मध्य प्रदेश में है। एक है इसके गर्भगृह के प्रवेश द्वार पर मकर वाहिनी गंगा यानी मगर के मक्ष के ऊपर बैठी हुई मां गंगा और कछुए के ऊपर बैठी हुई मां यमुना की फोटो है, का मूर्ति है। एरण का विष्णु मंदिर है जो सारण जिला एमपी में है। इसके बाद नचना कुठार का पार्वती मंदिर नचना कुठार एमपी में है। भुमरा का शिव मंदिर सतना एमपी में है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर देवगढ़ झांसी में है। भीतरगांव का कृष्ण मंदिर कानपुर में है और यह पूर्णतः ईंटों से बना पहला मंदिर है। ठीक है, और यह शिखर युक्त मंदिर है। सीरपुर का लक्ष्मण मंदिर सीरपुर छत्तीसगढ़ में है। नागौद का शिव मंदिर सतना एमपी में है और खोह का शिव मंदिर भी क्या है, सतना एमपी में है। लिटरेचर ऑफ गुप्त एरा, गुप्त काल में कौन कौन सी किताबें लिखी गई, यहां से भी सवाल आता है। मालविका अग्निमित्रम कालिदास ने लिखा है, यह मालविका और अग्निमित्र की प्रेम कथा है। अगली किताब विक्रमोर्वशीयम है जिसे कालिदास ने लिखा है, यह सम्राट पुरूरवा और अप्सरा उर्वशी की कथा है। तीसरी कथा है अभिज्ञान शाकुंतलम जिसे कालिदास ने लिखा है, महाराज दुष्यंत व रानी शकुंतला की प्रेम कथा है। अगला मेघदूतम लिखा है कालिदास जी ने, इन्होंने बागदलों को प्रेम का दूत बनाया है। इसके बाद ऋतु संहार, कुमार संभम और रघुवंश, ये 7 बड़ी पुस्तकें लिखी हैं महाकवि कालिदास ने। और अब लिखा है देवी चंद्रगुप्तम विशाखदत्त, मृक्षकटिकम शूद्रक ने, स्वप्न वासव दत्ताभाष ने, किरात अर्जुनियम भारवी, मुद्रा राक्षस विशाखदत्त, अवंती सुंदरी दंडिन, काव्य दर्शन दंडिन और 10 कुमार चरितम दंडिन ने लिखा है। 10 राजाओं की कहानी है उसमें। तो ध्यान दीजिएगा कि ये सब किताब बड़े इंपॉर्टेंट है और हर बार पूछा गया है। योगाचार असंग ने लिखा है, अमर कोश अमर सिंह ने लिखा है, चंद्र व्याकरण चंद्र गोमिन ने लिखा है, विशुद्धि मग अशोक घोष ने लिखा है, बुद्ध चरित अशोक घोष ने लिखा है, बृहद संहिता और पंच सिद्धांत का वराह मिहिर ने लिखा है, ब्रह्म सिद्धांत आर्यभट्टियम और सूर्य सिद्धांत 3 किताबें आर्यभट्ट ने लिखा है, न्यायावतार सिंहसेन ने लिखा है, पंचतंत्र लिखा है विष्णु शर्मा ने, नीति शास्त्र लिखा है कामंदक ने, कामसूत्र वात्सायन ने और चरक संहिता चरक और रस चिकित्सा धन्वंतरी ने लिखा है। इसके बाद गुप्त काल में होने वाले टेक्निकल डेवलपमेंट से सवाल आता है कि कौन कौन सा टेक्निकल डेवलपमेंट गुप्त काल में हुआ है। तो आर्यभट्ट पहले व्यक्ति जिनकी हम चर्चा करेंगे, पटना में पैदा हुए, भारत के बहुत बड़े महान गणितज्ञ और खगोल शास्त्री, पाई शून्य और त्रिकोणमिति की खोज की, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के कारण को बताया और बताया कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, इसका कारण क्या है, यह भी कहा कि नंबर सिस्टम कैसे सॉल्व होगा। और ये भारत का बड़े खगोल शास्त्री, इसीलिए हमने भारत के पहले सैटेलाइट का नाम इनके नाम पर आर्यभट्ट रखा। अगले व्यक्ति वराह मिहिर हैं, ये खगोल शास्त्री हैं, ये नक्षत्र विज्ञान के विद्वान हैं, ये गणितज्ञ हैं, ये इन्होंने बाइनरी सिस्टम दिया है, ब्रह्मांड की रचना का सिद्धांत दिया और पृथ्वी की अक्षीय गति का सिद्धांत भी इन्होंने दिया है। अगले विद्वान ब्रह्मगुप्त हैं, इनकी पुस्तक है ब्रह्मास्फुट सिद्धांत और खंडखाद्य, इन्होंने रैखिक समीकरण को हल करने की विधि बताई। अगले विद्वान अगले गणितज्ञ भास्कराचार्य हैं, इन्होंने गिनती के लिए संकेत बताए हैं, इन्होंने इकाई दहाई सैकड़ा यानी वंस टेंस और 100 की बात की, इन्होंने जोड़ने और घटाने की चर्चा की और ये भी क्या है, गणितज्ञ हैं। धन्वंतरी आयुर्वेद के जनक हैं, शल्य चिकित्सा शास्त्र के जनक हैं। इसके बाद सुश्रुत एक भी शल्य चिकित्सा के प्रकांड विद्वान यानी बहुत बड़े सर्जन हैं, इनकी किताब है सुश्रुत संहिता और इन्होंने मोतियाबिंद यानी आई कैट्रप्स की इन्होंने क्या की है, सर्जरी की है और प्लास्टिक सर्जन है, पहले दुनिया के पहले प्लास्टिक सर्जन हैं और गुप्त काल में ही पारे की खोज हुई थी। इतना था गुप्त काल। अब हम चर्चा करेंगे पोस्ट गुप्त काल की।
पोस्ट गुप्त काल में एक ही वंश आपको ठीक से पढ़ना है, वो है वर्धन वंश कह लीजिए, पुष्यभूति वंश कह लीजिए। राजधानी थानेश्वर, फाउंडर प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन के दो बेटे थे, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन, और प्रभाकर वर्धन की एक बेटी थी, वो थी राजश्री। प्रभाकर वर्धन का विवाह मौखरी वंश के राजा गृहवर्मन के साथ हुआ, लेकिन बड़ी समस्या थी, हर्षवर्धन का जीवन बड़ा खराब गुजरा। प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के बाद बड़ा भाई गद्दी पर बैठा, लेकिन बंगाल के राजा शशांक ने बड़े भाई की हत्या कर दी, इनके बहनोई गृहवर्मन की हत्या कर दी, बहन को कैद कर लिया। ऐसी विषम परिस्थिति में एक 16 साल का बच्चा जिसका नाम हर्षवर्धन था, वो राजा बना। पिता का नाम प्रभाकर वर्धन, मां का नाम यशोमती, जाति वैश्य है, यह ह्वेनसांग ने कहा है। 41 वर्ष 606 से 47 तक शासन किया। राजधानी थानेश्वर और कन्नौज थी। अब बैठते ही राजवर्धन की मृत्यु के बाद हर्षवर्धन राजा बने और अपनी बहन को शशांक के कैद से आजाद कराया। बहन को छुड़ा लेने के बाद मौखरी वंश, जो इसकी बहन के ससुराल वाला वंश है, उस वंश के लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि हुजूर हमको कहां अनाथ छोड़ के जा रहे हो, हमको भी अपना लो। तो इन्होंने कन्नौज को दूसरी राजधानी बनाई और मौखरी वंश को अपने राज्य में मिला लिया। प्रारंभ में ये शैव धर्म के यानी भगवान शिव के अनुयायी थे और बाद में ये बौद्ध बन गए। हर्षवर्धन प्रत्येक 5वें साल यानी 4 वर्ष के बाद, यानी आफ्टर 4 ईयर, 4 साल के बाद इन्होंने महामोक्ष परिषद का आयोजन करवा रहे हैं ये प्रयागराज में, और इनके दरबार में चीनी यात्री ह्वेनसांग आया है। ह्वेनसांग को तीर्थयात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। ये 16 साल इनके दरबार में रहेगा और इसके मित्र वीली ने सियुकी के नाम से इसकी जीवनी लिखी है। हर्षवर्धन ने 3 नाटक लिखे हैं, नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका, और बाण भट्ट इनके दरबारी कवि हैं जिन्होंने कादंबरी और हर्षचरित 2 पुस्तकों की रचना की। इसके बाद आपको 1-2 वंश और पढ़ना है। एक है मौखरी वंश। इस वंश के प्रमुख राजा ईशान वर्मा थे। ये पहले शक्तिशाली राजा थे और महानतम राजा थे इस वंश के। इन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की और सिक्के चलवाए। सर्ववर्मा मौखरी वंश का दूसरा महानतम शासक था, इसने भी महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। और मौखरियों का अंतिम शक्तिशाली राजा अवंती वर्मन था, और गृहवर्मन जो हर्षवर्धन का बहनोई था, यह मौखरी वंश का अंतिम शासक था। ठीक है, तो अब यहां पे आपके प्राचीन भारत का इतिहास समाप्त होता है। बहुत फास्ट रिवीजन कराया है, बहुत कम समय में कोशिश किया है कि आपको पूरा एक बार रिवाइज करा दें, ताकि अभी हम लोग एमसीक्यू भी करेंगे तो आपको ज्यादा मजा आएगा। प्यारे बच्चों, कोशिश थी कि बहुत कम समय में आपको सब कुछ कवर करा दिया जाए, तो प्राचीन भारत का इतिहास बहुत कम समय में मैंने कराया है आपको। एक एक चीज स्लाइड पे लिखी हुई है, आपको सिर्फ एक काम करना है, इस स्लाइड को ठीक से मन लगा के कम से कम 2 से 3 बार पढ़ लीजिएगा। तो चलिए, आपको परीक्षा की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आपसे फिर मिलूंगा एमसीक्यू वाले सेशन में, तब तक के लिए बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।